सबसे पहले हम करने जा रहे हैं PYQ 2013, 2014 और 2016। कहां दिया था ये दिया था होमवर्क। अब जरा देखिएगा कि जो आपने 4 लाइन बताई मुझे, मैकेंजी की परिभाषा, मानव के कृत्यों का मूल्यांकन, जीवन के संदर्भ में मार्गदर्शन, मूल्यों आचरणों, सामाजिक संहिताओं के बारे में बातचीत, कुछ इसी तरह की 3 4 5 बात आपने बताई है। पहला सवाल 2013 का मैं लेने जा रहा हूं और सुनिएगा ध्यान से, जिससे मैं पूछूंगा। मैंने क्या कहा था, हमने 4 दिन इथिक्स पढ़ने में क्यों लगाया? कहा था इसलिए लगाया कि आपके गाइड में जो परिभाषाएं लिखी हैं उन परिभाषाओं से नीति शास्त्र के सवाल जो यूपीएससी में पूछे गए हैं वो हल नहीं होंगे। कहा था इसलिए हम इथिक्स के बारे में यूपीएससी को ध्यान में रखकर पढ़ रहे हैं। अब पहले जब मैं सवाल बोलूंगा तो पहले कोशिश करना कि जो तुमने पढ़ा है गाइड से उससे बताना, और फिर हम हल करेंगे जो हमने 4 दिन में सीखा है उससे। देखेंगे दोनों में से किससे ये सवाल हल हो रहा है। अगर तुम्हारे गाइड वाली बात से हल ना हो और जो मैंने पढ़ाया उससे हल हो जाए, और इसको हल करने में कोई नई बात का मैं इस्तेमाल ना करूं, जितना पढ़ाया उसके भीतर से ही सवाल हल हो जाए, तो इसका मतलब आपने जो पढ़ा है उसी का आपको रिवीजन करना है। उससे 2013, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 इनके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक, तो मैं पहले 2014 का सवाल लिख रहा हूं। 2014 का सवाल लिख रहा हूं। सवाल है 2014 का 1 का बी। आपको कहा था कि हमारे सिलेबस में एथिक्स क्या है, व्हाट इज एथिक्स, ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इससे यूपीएससी लगभग 7 बरस सवाल पूछ चुका है, 7 साल सवाल से पूछ चुका है। तो मैं 2014 का एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, फिर 2016 वाला लूंगा, फिर 2013 वाले पर आऊंगा। सवाल लिख रहा हूं पहले, मानव जीवन में नैतिकता। अगर किसी ने गाइड से नहीं देखा, उसके पास गाइड नहीं है, पीडब्ल्यू का मटेरियल उसको नहीं मिला है, अगर आपके पास नहीं मिला तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर मिला है तो अभी भी आप उसको अपने बगल में रख लीजिए और एक बार उस गाइड से जहां नीसास लिखा हो उससे इस सवाल को सोचिए कि कैसे हल करेंगे, और फिर देखिएगा लेक्चर से कैसे हल करेंगे। दोनों से ट्राई करके देखिए, यही करके आपको आना था, मैंने कहा था। जब दोनों से ट्राई करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या जितना नोट्स आपने क्लास में बनाया है, क्या उससे समझ हमारी बनी, क्या उससे सवाल हल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करना है और अलग अलग तरह के इथिक्स पर पूछे गए सवालों को रफ कॉपी पर हल करके देखना है। मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है? पहला भाग है सवाल का ये। दूसरा भाग है लोक प्रशासन में यह और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, लोक प्रशासन में और भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो कैसे करोगे? अच्छा, 6, 7, 8 क्लास, 10 क्लास और हो जाएगी, मैं आंसर राइटिंग करना सिखाऊंगा। भी आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, अभी आंसर राइटिंग नहीं करवा रहा हूं। आंसर राइटिंग में हम आंसर लिखने पर ज्यादा जोर देते हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि ये सवाल क्या हम हल कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है उससे। लिखोगे कैसे, वो एक अलग चैलेंज है। साढ़े 6-7 मिनट में आंसर कैसे लिखा जाता है वो अलग चुनौती है, उस पर काम करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले इस सवाल को हम हल करने जा रहे हैं। जब भी ऐसा सवाल पूछा जाता है तो हम सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। 2 हिस्सों में टूटेगा। पहला भाग 2 हिस्सों में टूटेगा। क्या टूटेगा? एक, देखो इसको तोड़ रहा हूं मैं, नैतिकता क्या है, ए। बी, नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाती है। क्या किया? प्रोन्नति शब्द को आसान कर लिया। प्रोन्नति मतलब बढ़ाना। तो जो पहला सवाल था, नैतिकता मानव जीवन में किस बात की प्रोन्नति करने की, मानव जीवन में नैतिकता किस बात की प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है, उसको 2 पार्ट में तोड़ लिया। नैतिकता क्या है और नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाती है। नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाती है। क्यों कहा है गाइड अपनी देखना, ध्यान रखो 2014 का सवाल है और तुम 2025 में पढ़ रहे हो। अगर 2014 का सवाल भी 2025 की गाइड से हल नहीं हो रहा है, एक दिन लिखिता ने पूछा था ना कि सर ये सफिशिएंट है क्या, और भी तुम्हारे साथियों ने पूछा था कि जो आप पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है क्या, तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं कि 2014 में पूछे गए सवाल को तुम्हारी गाइड आज नहीं हल कर पा रही है, तो कैसे सफिशिएंट हुई? इसीलिए क्लास में समझना पड़ेगा। मैं भी अगर गाइड वाली बात ही लिखवा दूंगा तो तुम कैसे करोगे? ध्यान रखना, इस सवाल में नैतिकता का वो मायने बताना है तुमको जिससे नैतिकता जिंदगी में कुछ बढ़ाती हो, यह हल होना चाहिए। अब जरा बताओ, ये 2 भाग हुए, तीसरा भाग था
लोक प्रशासन में नैतिकता की जरूरत अधिक क्यों है? कमेंट अभी मत करना। अच्छा हाँ, सवाल आंसर लिखने के लिए कुछ कर सकते हो। अब जैसे राम नरेश मीना ने कहा आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, ये बढ़ाना तो नहीं हुआ। प्रेरणा और बढ़ाना दो अलग अलग चीज है। आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, ये तो बढ़ाना नहीं हुआ। सवाल पूछा गया हमारे जीवन में बढ़ाती क्या है। आपको एक बार अपने गाइड से आपने कहा नैतिकता हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे कृत्यों का मूल्यांकन करती है। इतनी जो बात आपने गाइड से बताई थी मुझे अभी, मैकेंजी का मैंने बताया था, मैकेंजी की परिभाषा से पता चला कि नैतिकता कुछ बढ़ाती है, उसमें तो मार्गदर्शन है। तुमने जो गाइड से परिभाषा पढ़ के बताया उसमें मूल्यांकन है। मूल्यांकन बढ़ाना तो नहीं हुआ, मार्गदर्शन बढ़ाना तो नहीं हुआ, सही गलत की समझ बढ़ाना तो नहीं हुआ। हाँ तुम कह सकते हो कि एक बात है जिससे हम कुछ बढ़ाने को जोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये भी बढ़ाना नहीं हुआ। सही गलत की समझ भी बढ़ाना नहीं हुआ। ध्यान रखो, यूपीएससी कभी सीधे सवाल ऐसे नहीं पूछेगा नीति शास्त्र का मतलब बताओ। अगर वो बताएगा तो गाइड में जो तुम्हारे लिखा है मैकेंजी वाली परिभाषा लिख देते, कृत्यों का मूल्यांकन लिख देते, बात बन जाती। लेकिन यहां उन्होंने पूछा नैतिकता कुछ बढ़ाती है, उस पर आंसर लिखना है। और उन्होंने कहा कि हमको 2025 हो गया है, सवाल 2014 का है। 11 साल बाद भी सवाल पूछे जाने के बाद गाइड इसको हल नहीं कर पा रही है। जरा देखो मैं कैसे देखूंगा नैतिकता क्या है, इसका मुझे उत्तर किसके संदर्भ में लिखना है। नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाती है, ठीक है, क्या बढ़ाती है। नैतिकता क्या है, नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाती है। नैतिकता क्या है, अगर ये बात हम सबसे पहले लिखेंगे तो क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। नैतिकता क्या है, इसके उत्तर में हम कई मायने बता देंगे। क्या बता देंगे कि ये जो तुमने अभी लिखा वो भी बता सकते हैं कि मानकीय विज्ञान है, ठीक है। उत्तर में लिख देंगे दुविधा समाधान का विज्ञान है, मार्ग दर्शन का विज्ञान है, उचित अनुचित की समझ का विज्ञान है, साध्य साधन का विज्ञान है। बहुत सारी बात तुम लिख सकते हो, इसमें तो गाइड थोड़ा काम कर जाएगी। जो मैकेंजी की परिभाषा लिखी थी वो लिख दोगे। लेकिन दूसरा भाग क्या था, ये हो गया ए भाग। अच्छा चूंकि ना यूपीएससी में एक सवाल लिखने के लिए तुमको थ्योरी वाले सवाल में 6-7 मिनट ज्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए उत्तर पॉइंट्स में लिखना पड़ेगा। नैतिकता वो विज्ञान है जो आदर्शों की स्थापना करती है, मूल्य बताती है, ऐसा बताना पड़ेगा। मानकीय विज्ञान है, लिख दिया। अब बी भाग क्या है, बी भाग है नैतिकता मानव जीवन में निम्न बातों की प्रोन्नति करती है। निम्न बातों की प्रोन्नति करती है, बढ़ाती है। क्या पहला, क्या बढ़ाती पहला, पहला कहोगे कि ये संपोषणीय आनंद बढ़ाती है। संपोषणीय आनंद, सामान्य आनंद नहीं। संपोषणीयता का मतलब क्या होता है, संपोषणीयता का मतलब क्या होता है, संपोषणीयता का मतलब टिकाऊ। एक उदाहरण दिया था तुमको कि आनंद तो शराब पीने से मिलता है, आनंद तो ड्रग्स लेने से मिलता है, लेकिन ये नैतिक नहीं है, क्योंकि ड्रग्स लेने वाला आनंद टिकाऊ नहीं है। 10 साल तुमको ड्रग्स से आनंद आएगा, उसके बाद तुम्हारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, तुम्हारा आनंद खत्म हो जाएगा। एक विज्ञान के तौर पर नैतिकता क्या बढ़ाती है, आनंद बढ़ाती है। अब ये बात तो चलो तुमने बता दी कि आनंद बढ़ाने का विज्ञान नैतिकता, हमारे जीवन में अगर हम नैतिक बनते तो आनंद की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन एथिक्स में कोई बात सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। कैसे सिद्ध करोगे, यहां जो पढ़ाया है वो काम आएगा। क्या पढ़ाया था, कहोगे नैतिकता मानव जीवन में संपोषणीय आनंद बढ़ाती है, कैसे सिद्ध करोगे। इसको सिद्ध करने के लिए क्या बनाओगे, बनाओगे प्रसन्नता सूचकांक। क्या बनाओगे, प्रसन्नता सूचकांक। प्रसन्नता सूचकांक बनाओगे, और प्रसन्नता सूचकांक में क्या करोगे, टॉप 10 कंट्रीज का या टॉप 5 कंट्रीज का क्या दोगे उदाहरण। फिनलैंड का, नॉर्वे का, आइसलैंड का, डेनमार्क का, इनका एग्जाम्पल दोगे। और क्या लिखोगे, लिखोगे ये दुनिया में नैतिकता के संबंध में सबसे बेहतर मुल्क हैं, यही लोकतांत्रिक नैतिकता सबसे मजबूत है, यही सेकुलर नैतिकता सबसे मजबूत है। बताओगे कि आधुनिक समय में जो नैतिकता है वो लोकतंत्र से जुड़ी है, पंथ निरपेक्षता से जुड़ी है, समानता से जुड़ी है, लैंगिक समानता से जुड़ी है, न्याय से जुड़ी है, पारदर्शिता से जुड़ी है। तो क्या कहोगे, कहोगे आधुनिक नैतिकताएं, या ऐसे कहोगे आज के समय की प्रमुख आधुनिक नैतिकताएं कौन सी हैं, लोकतंत्र, समानता, लैंगिक न्याय, पारदर्शिता, ऐसे और बना सकते हो सूची, इत्यादि हैं। तो कहोगे कि ये नैतिकताएं कहां, नॉर्डिक देशों में सबसे बेहतर हैं, सबसे मजबूत हैं, सबसे मजबूत है। यही जेंडर जस्टिस सबसे ज्यादा है, औरतों मर्दों के बीच भेदभाव नॉर्डिक कंट्रीज में सबसे कम है, लैंगिक न्याय सबसे ज्यादा है। क्या दिखाओगे कि जहां ये नैतिकताएं सबसे बेहतर है, क्या कहोगे
इन्हीं देशों में क्या ज्यादा है? आनंद भी सबसे अधिक है। और यह कह के क्या बना दोगे? यह कह के बना दोगे प्रसन्नता सूचकांक। क्या हो जाएगा? सिद्ध हो गया। एथिक्स में कोई बात क्लेम नहीं करनी है, सब चीज को उदाहरण देकर सिद्ध करना है। तो बना क्या? बना कि नैतिकता जिंदगी में आनंद बढ़ाती है। इसलिए जिन मुल्कों में नैतिकता बढ़ी है उन मुल्कों में नागरिकों के जीवन में आनंद बढ़ गया है। पहला तर्क है ये केवल। दूसरे पर आओ। ये तुम्हारे गाइड से नहीं होगा, और मैं वो सवाल नहीं ले रहा हूं अभी जो 2022 से पूछा गया है। मैं तो वो सवाल ले रहा हूं जो 2014 में पूछा गया है, और 14 में पूछे गए सवाल के लिए भी गाइड में अभी तक प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर तुम यूपीएससी का पेपर सॉल्व करना चाहते हो, उसके लिए पढ़ना चाहते हो, तो तुमको एथिक्स अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और तुम अपने मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए पढ़ना चाहते हो तो फिर तो गाइड में रट लो, उससे यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा। तो नोट सफिशिएंट है या नहीं, ये तुम्हारा सवाल था, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुमने नोट्स को पढ़ा और उससे यूपीएससी के कितने सवाल किए। जितने सवाल यूपीएससी करते जाओगे उतने तरह से तुम्हारा दिमाग खुलता जाएगा। अगर तुमने इस तरह का सवाल कर लिया है तो अब नैतिकता से कोई सवाल आएगा, तुम्हारे दिमाग में एक आर्गुमेंट बना रहेगा कि हमको प्रसन्नता सूचकांक के साथ जोड़कर भी नैतिकता को बताने की एक बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए। दूसरा देखो, सवाल क्या था? नैतिकता क्या बढ़ाती है? नैतिकता क्या बढ़ाती है? दूसरा क्या बताओगे? दूसरा बताओगे नैतिकता मानव जीवन में, ध्यान रखना, पहला वाला हो गया आनंद बढ़ाती है, दूसरा बता रहा हूं, और ये सब पढ़ाया हुआ है, सब पढ़ाया हुआ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। इसलिए तुम अगर नोट्स बनाना चाहते हो आंसर लिखने के लिए यूपीएससी के, तो जितना मैं क्लास में पढ़ाता हूं उससे आंसर सब बन जाएंगे। उतना भी लिख नहीं पाओगे, अभी बताऊंगा 6.5 मिनट में कितना लिख पाओगे, दिखाऊंगा तुमको, और फिर भी गिनवाऊंगा शब्द, कितने शब्द हम लोगों ने लिखे, गिनना और देखना कि जितना लिखा है इतना भी आंसर में नहीं लिख पाओगे। दूसरा देखो, नैतिकता मानव जीवन में हमारे कल्याण का दायरा बढ़ाती है, बड़ा करती है। बढ़ाने का मतलब कुछ बड़ा करती हो, बढ़ाती हो, तो क्या कहेंगे? नैतिकता मानव जीवन में कल्याण का दायरा बढ़ाती है। इसको क्या करती है? बड़ा करती है। क्या कहोगे? नैतिक होने पर, नैतिक होने पर व्यक्ति की, या व्यक्ति का कर दो, व्यक्ति का बौद्धिक विकास या बौद्धिक कल्याण, भावनात्मक कल्याण, भावनात्मक कल्याण मतलब संवेदनशीलता उसकी बढ़ जाती है। इसका आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक कल्याण होता है। जबकि अनैतिक होने पर हम केवल धन कमाकर क्या कर सकते हैं? भौतिक कल्याण कर सकते हैं। यहां भी उदाहरण देना पड़ेगा। किसका उदाहरण दोगे? स्वतंत्रता सेनानियों का, महापुरुषों का उदाहरण। किसका उदाहरण दोगे? समाज सुधारकों का, स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण, जैसे अंबेडकर, राम मोहन रॉय। क्या दिखाओगे? ये कौन से लोग हैं? नैतिक बने, नैतिक होने पर इनका बौद्धिक विकास हुआ, संवेदनशीलता आई। औरतों के जलने पर बंगाली लोग पीड़ा का अनुभव नहीं करते थे, लेकिन राजा राम मोहन राय नैतिक बने, तो उन्होंने औरतों को जो जलाया जा रहा था उस पीड़ा को महसूस किया, क्योंकि नैतिक होने से राजा राम मोहन राय की संवेदनशीलता का विकास हुआ, और संवेदनशीलता के विकास से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसलिए नैतिकता हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाती है। चाहे तुम भावनात्मक कल्याण लिख देते, चाहे लिख देते नैतिकता बढ़ाती, क्या? बौद्धिकता, संवेदनशीलता, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, इन सबको बढ़ा देती है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय की संवेदनशीलता को नैतिकता ने बढ़ा दिया, स्वतंत्रता सेनानियों की बौद्धिकता संवेदनशीलता को बढ़ा दिया। इस रूप में नैतिकता मनुष्य के सभी पक्षों का विकास करती है। अनैतिक आदमी स्वतंत्रता सेनानी नहीं बन सकता था, अनैतिक आदमी कभी समाज सुधारक नहीं बन सकता है। हमारी दुनिया को बदलने वाले जितने लोग हैं, दुनिया में ऐसे तो अरबों लोग आए गए, मर गए, खप गए। दुनिया बदलने वाले लोग से 2-3 हजार लोग हैं बस। जिस दुनिया में तुम रह रहे हो वही 2-3 हजार लोग ना होते तो तुम औरतों को आज भी जिंदा जला रहे होते, शूद्र आज भी अस्पृश्य होकर गांव में पड़े होते, बराबर अधिकार ना पाते, दास प्रथा भी चल रही होती, रंगभेद आज भी होता। ये 2-2.5 हजार लोग हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी, जिसमें तुम ऐसे रह रहे हो आज, स्वतंत्रता के साथ, समानता के साथ, लोकतंत्र के साथ। क्यों वो 2-2.5 हजार लोग क्यों अलग हो गए? क्योंकि उनमें नैतिकता का विकास हुआ। यहां उदाहरण दे सकते थे गौतम बुद्ध का, कि बुद्ध जब नैतिक बने तो खुद तो राजकुमार थे, उनको कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन पूरी मानव जाति की पीड़ा का निवारण करने के लिए अपने राजपाट को छोड़ दिया। इसलिए नैतिकता हमारे भीतर संवेदनशीलता, हमारे भीतर मानवीयता, ऐसा लिख सकते हो, संवेदनशीलता, मानवीयता, बौद्धिकता, इन सबका क्या करती है? विकास करती है। ठीक है, इस तरीके से आप नैतिकता के दूसरे पक्ष को लिखेंगे कि नैतिकता विकास का, कल्याण का दायरा बड़ा कर देती है। तीसरी बात क्या लिखोगे? और कहां से लिख रहे हैं ये लोग? सिर्फ उदाहरण मैं बना रहा हूं, हमने ये बात पढ़ी है। कितने लाइन में तुमने पढ़ा है नैतिकता सर्वांगीण विकास करती है? कम से कम 10 लाइन में लिखा होगा, उसमें मानव बनाया होगा, सार दिखाया होगा, मनुष्य के भीतर ढेर सारे सार भरे होंगे, और कहा होगा नैतिक होने पर सारे सार विकसित होते हैं। अनैतिक आदमी केवल पैसा कमा के भौतिक कल्याण करता है, लिखा होगा वो। उसमें से सिर्फ 3 लाइन तुम 4 लाइन यहां यूज कर पाए, बाकी
तुमने उदाहरण सिर्फ इसमें भरे हैं, ठीक है। और क्या बढ़ाती है नैतिकता? नैतिकता हमारे चरित्र में मूल्य बढ़ाती है, सद्गुण बढ़ाती है। तीसरी भाषा क्या पढ़ी थी? नैतिकता मूल्यों और सद्गुणों का विज्ञान है। तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे नैतिकता मानव के चरित्र में क्या बढ़ाती है? मूल्य बढ़ाती है। जैसे कलाम के भीतर सहिष्णुता, गांधी में सर्वधर्म संभाव, जो पहले वाले उदाहरण यूज करना वहां अंबेडकर राजा राम मोहन राय यूज करना, तो यहां वो दोबारा यूज मत करना। सुकरात में सत्यनिष्ठा, ऐसे कुछ नाम यहां भी लिख सकते हो कि नैतिक होने पर व्यक्ति के चरित्र में मूल्य बढ़ जाते हैं। कितनी परिभाषा यूज कर ली? 3। कौन कौन सी? आनंद वाली, कल्याण वाली और मूल्य वाली। नैतिकता मूल्य और सद्गुणों का विज्ञान है। नैतिक होने पर नैतिकता क्या? मूल्यों की तरफ ले जाती है। नैतिक होने पर भीतर मूल्य बढ़ जाते हैं। तुम अब आगे जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, आंसर लिखेंगे, बताएंगे, इसको लिखना पड़ेगा, उसमें लिखेंगे नैतिकता वो है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ा देती है, समझदारी बढ़ा देती है। तो बहुत सारी और बात लिख सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हम आगे जब सवाल दिखाएंगे तुमको किसी सवाल को और आकर्षक कैसे बनाओगे, अभी तुम बेसिक तौर पर इसको हल कर रहे हैं। बताओ, इसमें कोई मैंने नई बात यूज की? मूल्यों का विज्ञान पढ़ाया था, सर्वांगीण कल्याण का विज्ञान पढ़ाया था, आनंद का विज्ञान पढ़ाया था, वही 3 परिभाषा क्या कर ली? यूज कर ली। अब देखो तीसरा भाग क्या था इसका? पहला भाग था नैतिकता क्या है, दूसरा भाग था नैतिकता हमारी जिंदगी में क्या बढ़ाती है। तीसरा भाग आप और भी बता सकते थे, इसको समझा सकते थे, बिना इसके नहीं। आप समझा सकते थे कि आज हम जब ज्यादा नैतिक हुए, हमारे संविधान बनने के बाद से 1950 के संविधान के आने के बाद, जब संविधान की नैतिकता आई, उसके मूल्य आए, तो हमारे देश में छुआछूत खत्म हो गया या कमजोर पड़ गया। हमारे देश में असमानता कम हुई है, इसलिए नैतिकता मूल्य बढ़ाती है। संविधान से जोड़ के इस बात को लिख सकते थे, जरूरी नहीं कि यहां अंबेडकर गांधी से जोड़ के लिखोगे। संविधान क्या लेके आया? मूल्य। संविधान के नैतिक मूल्यों के आने के बाद से हमारे समाज में जो चीजें घटी हैं और जो बढ़ी हैं, उनसे भी उत्तर लिख सकते थे। ठीक है, सही गलत की समझ वाली बात भी लिख सकते थे, लेकिन उतनी आकर्षक नहीं बनी। खैर चलिए, अब आइए लोक प्रशासन में ज्यादा जरूरी क्यों है नैतिक होना, इसका दूसरा भाग है। ये पहला भाग था, दूसरा भाग क्या है? बी क्या है? लोक प्रशासन में नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने सवाल की भाषा को थोड़ा सरल कर दिया है। अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? लोक प्रशासन नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्या करना होगा? जब मैं 2-3 सवाल करवा दूंगा, रफ कॉपी पर नैतिकता के ढेर सारे सवाल टेस्ट सीरीज से और बाकी जगहों से निकालने होंगे। जैसे गणित में तुम करते हो, गणित में कोई टीचर तुमको काम समय चाल समय पढ़ा के जाता है, सीसेट में करते हो, रीजनिंग पढ़ा के जाता है, रीजनिंग का 2 सवाल लगवा देता है, फिर 10 सवाल तुम क्या करते हो? अपने से हल करते हो। जितना सवाल हल करते हो, प्रैक्टिस करते हो, उतना सवाल को हल करने की क्षमता बढ़ती जाती है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि मैं तुमको 2-3 सवाल अगर एक टाइप का हल करवा दूं, तो 10 सवाल रफ कॉपी में तुम ऐसे हल कर लो। इससे क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में उस सवाल का खाका बन जाएगा। तो जब एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग पहले से उस सवाल का उत्तर जानता है, सोचने में समय कम लगेगा, जल्दी रिस्पॉन्ड कर दोगे। तुमने रफ कॉपी में से प्रैक्टिस कर रखी, इसलिए उत्तर तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, तो वहां इतना कम टाइम मिलता है कि हमारा दिमाग उतने कम टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए 11 साल का यूपीएससी का पेपर हमारे प्रैक्टिस के लिए है। हम एक एक टॉपिक पढ़ते जाएं और उस टॉपिक से आए हुए सारे सवाल हल करते जाएं, तो हम अपने दिमाग को उतने तरीके से सोचने के लिए ट्रेन कर देंगे। और हमारे दिमाग को उतने तरीके से सोचने के लिए ट्रेन कर दिया, तो 12 साल यूपीएससी ने जो सवाल पूछा, उतने तरीके से हमारा दिमाग अब काम करने लगा। तो 13वें साल भी उसी में से कोई तरीका यूपीएससी फिर से पूछेगा। भाषा बदली होगी सवाल की, लेकिन सवाल का टाइप वही होगा। तो हम 13वें साल वाला सवाल भी हल कर लेंगे। लेकिन अगर तुमने पूरा सिलेबस सिर्फ खत्म किया, सवाल नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, रफ नहीं किया, तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल वैसा है कि गणित में एक टीचर तुमको रोज 2 सवाल करवा के जाए, एक दिन काम समय चाल समय का करवा दे, एक दिन प्रायिकता का करवा दे, एक दिन क्रमचय संचय का करवा दे, रोज सवाल करवा के 2-2 3 दिन चला जाए, लेकिन तुम रफ ना करो, तुम प्रैक्टिस ना करो, एग्जाम में गणित नहीं कर पाओगे, रीजनिंग नहीं कर पाओगे। तो यूपीएससी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, एक तरह के सवाल की प्रैक्टिस करो, हमारे दिमाग में ऐसा हो जाए कि इथिक्स क्या है, इथिक्स से जोड़कर कोई सवाल पूछा जाएगा, अब हमारा दिमाग उत्तर देने लगा है। क्योंकि हमने इथिक्स से आए हुए 6-7 सवाल हल किए, तो 6-7 तरीके से हमारा दिमाग सोचने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, अब आइए लोक प्रशासन नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? अब जरा ऐसा सोचो इसको, एक आदमी नैतिक हो और एक लोक प्रशासक नैतिक हो, किसका नैतिक होना ज्यादा जरूरी है? जब ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो कई बार हम सवाल को अपने दिमाग में रिस्ट्रक्चर करते हैं। इसलिए मैंने कहा था, सोचना तुम्हारा दिमाग जो है, उसको अगर नहीं आएगा तो सवाल ऐसे यूपीएससी के हल नहीं होते। क्या देखना है? मान लो एक आम आदमी नैतिक है और एक लोक प्रशासक नैतिक है। बताओ तुमको क्या बताना है? तुमको बताना इससे फायदा ज्यादा होगा किससे? लोक प्रशासन के नैतिक, प्रशासक के नैतिक होने से फायदा ज्यादा होगा, तो सवाल हल हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं दिखा दूं कि आम आदमी नैतिक होगा तो उससे फायदा होगा लेकिन कम होगा, लोक प्रशासक नैतिक होगा तो ज्यादा होगा, तो यह सवाल हल हो जाएगा कि लोक प्रशासन में नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण क्यों? अधिक। देखो पहला तर्क, एक व्यक्ति नैतिक जब होगा, एक व्यक्ति के नैतिक होने पर उसका चरित्र बेहतर होता है, उसके जीवन की
गुणवत्ता बढ़ती है, लेकिन लोक प्रशासक के नैतिक होने पर, लोक प्रशासक के नैतिक होने पर किसकी? समाज के सभी वंचित वर्गों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। तुमको ये लिखा लिखाया मिल जाएगा, तुम्हारा जो पीडीएफ मिलेगा। अगर भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, हिंदी में बोल रहा हूं, वहां देख लेना, नहीं तो शब्द मेरे समझ में नहीं आएंगे, पीडीएफ में मिल जाएगा। छापने के चक्कर मत पड़ना। क्या बनाया पहला आर्गुमेंट? एक आदमी नैतिक होगा तो उसका चरित्र बेहतर होगा, उसके जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन लोक प्रशासक नैतिक होगा तो पूरे वंचित वर्ग के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। बताओ इसे क्या सिद्ध हुआ? लोक प्रशासन की नैतिकता का फायदा ज्यादा बड़े वर्ग को मिल रहा है, क्लास को मिल रहा है। आदमी के नैतिक होने का फायदा उसको मिल रहा है। तो एक तरफ फायदा वर्ग को है और एक तरफ फायदा एक इंसान को है। इसलिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसे क्या है? लोक प्रशासन में नैतिकता का लाभ किसको मिला? पूरे वर्ग को मिलेगा। इसलिए नैतिक होना लोक प्रशासन ज्यादा जरूरी। दूसरा, अब मैं लिखूंगा लेकिन बोल रहा हूं, सुनना। एक आदमी नैतिक होगा तो उसके जीवन की पीड़ा दूर होगी। एथिक्स कौन सा साइंस है? पीड़ा नाशक। एक आदमी नैतिक होगा, उसके जीवन की पीड़ा दूर होगी। लोक प्रशासक नैतिक होगा तो गरीबों की, स्त्रियों की, दलितों के जीवन की पीड़ा दूर होगी। इसलिए लोक प्रशासक का नैतिक होना ज्यादा जरूरी है। तीसरा, आदमी नैतिक होगा, उसका व्यक्तिगत कल्याण होगा। लोक प्रशासक नैतिक होगा, जन कल्याण होगा, जन कल्याण। इसलिए लोक प्रशासन का नैतिक होना में नैतिकता का होना ज्यादा जरूरी। चौथा, आदमी नैतिक होगा, उसका प्रभाव क्षेत्र व्यक्ति के जीवन और उसके परिवार तक होगा। लोक प्रशासक नैतिक होगा तो संविधान के सारे मूल्य राज्य में आ पाएंगे। इसलिए संवैधानिक आदर्शों को सफल बनाने के लिए लोक प्रशासक के नैतिक होने की जरूरत ज्यादा है। इसलिए हम कहेंगे लोक प्रशासन नैतिकता से क्या क्या जुड़ा हो गया? संविधान, जन कल्याण, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, उनके जीवन में पीड़ा का अंत, वंचित वर्ग के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना। इसलिए लोक प्रशासक का नैतिक होना एक व्यक्ति के नैतिक होने की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में उत्तर लिखते समय खत्म करोगे तो कहोगे लोक प्रशासक नैतिक होगा तो क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी होंगे लोक प्रशासक के नैतिक होने से। मेरे नैतिक होने से मैं सुखी होऊंगा, मेरे परिवार के लोग सुखी होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वो बाद में श्लोक वाला चलो बाद में करेंगे, मत करो। अब जरा देखो ये उत्तर हमने बनाया, कैसे बनाया? हमने एथिक्स से क्या जोड़ा था? कल्याण। तो क्या कह दिया? लोक प्रशासक से लोक कल्याण हो रहा है, आदमी से व्यक्तिगत कल्याण हो रहा है। नैतिकता को क्या बताया था? जीवन की गुणवत्ता बढ़ाती। नैतिक होने पर व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, लेकिन लोक प्रशासक के नैतिक होने पर वंचित वर्गों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। क्या बताया था? एथिक्स पीड़ानाशक विज्ञान है। तुम नैतिक होगे तुम्हारे जीवन में पीड़ा का अंत होगा, लेकिन लोक प्रशासक नैतिक होगा तो स्त्रियों, दलितों, वंचित वर्गों के जीवन में पीड़ा नष्ट होगी। इसलिए लोक प्रशासक का नैतिक होना ज्यादा जरूरी है। ये बात भी वहीं से निकाल ली। ये गाइड नहीं कर पाएगी। अब मैंने अगर तुमको ये आनंद का विज्ञान पढ़ा रखा है बहुत विस्तार से, बुद्ध का उदाहरण दे रखा है, मानव कल्याण पढ़ा रखा है, तो तुम इस बात को तुरंत जल्दी समझ गए। अगर यही नहीं पढ़ाया होता, एक एक लाइन में पढ़ाया होता, तो ये बात जो उत्तर बना रहा हूं समझ नहीं पाते। अब जरा गिन लो कितने शब्द हो गए करीब करीब। देखो कितनी लाइन हो गई करीब करीब। नैतिकता क्या है इसमें तो तुम लाइन बना के लिखोगे, मैंने तो सिर्फ तीर बना दिया। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन। चार लाइन नैतिकता की परिभाषा में चली जाएगी। क्या बढ़ाती है नैतिकता मानव जीवन में? संपोषणीय आनंद 5 लाइन, बढ़ाने वाली बात 6 लाइन, प्रसन्नता सूचकांक बनाओगे कम से कम 2-3 लाइन, 8-9 लाइन हो गई। देखो 10, 11, 12, 13, 14 लाइन हो गई। 15, 16, 17, 18, 19, 20 समाज सुधारकों का एग्जाम्पल दोगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और बाद में लिखा नहीं है अभी, जन कल्याण नहीं लिखा, संवैधानिक मूल्य नहीं लिखे, तो 40 लाइन हो गया। और मैंने कहा कितना लिख पाओगे? उत्तर में लिख पाओगे 15 से 18 लाइन। जितना मैंने बोर्ड पर लिखा इसका आधा भी नहीं लिख पाओगे। अब जरा बताओ इसका आधा लिखना होता तुमको तो इसका मतलब नैतिकता क्या बढ़ाती है उसका सिर्फ 2 तर्क अगर तुम बता देते। और लोक प्रशासक का नैतिक होना आम आदमी के नैतिक होने की तुलना ज्यादा जरूरी कैसे है? सिर्फ दिखा देते कि उससे जन कल्याण जुड़ा है, वंचित वर्गों का उत्थान जुड़ा है, जबकि आदमी से उसका व्यक्तिगत जीवन जुड़ा है, तो भी 15-16 लाइन हो जाएगी। प्रसन्नता सूचकांक बना दोगे 15-16 लाइन हो गई, उत्तर कंप्लीट हो गया। इतना यूपीएससी में हम लिख पाते हैं कैसे? ये मैंने कहा, ये भी समझ लो। देखो यूपीएससी में बेटा 180 मिनट मिलता है। मैं तुमको समझाना चाहता हूं, जो बात मेरी समझ जाओगे तो तुमको नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब तुम नोट्स ज्यादा पढ़ते हो तो उसको पढ़ने में तो वक्त लगता है, फिर ज्यादा याद किया तो उसके रिवीजन में ज्यादा वक्त लगेगा, फिर भूलोगे तो बार बार तनाव भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर तुमको समझ में आ गया कि नैतिकता क्या है, इससे हमको यूपीएससी का सवाल हल करना है और सर ने जितना बताया वो कॉपी में अगर मैं लिख के उसकी प्रैक्टिस कर ली तो हमको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना भी नहीं लिख पाएंगे। तो जब उतना भी नहीं लिख पाएंगे तो रटने की जरूरत खत्म। अब रटने की जरूरत खत्म होगी, तुम्हारे पास खाली समय बहुत बच गया। उस खाली समय में तुम आंसर राइटिंग करोगे, उस खाली समय में प्रैक्टिस करोगे। इसलिए यूपीएससी के स्टूडेंट्स के पास याद करने वाली चीज कम होनी चाहिए, आइडिया ज्यादा होना चाहिए। इस तरह का सवाल ऐसे करेंगे, इस तरह का सवाल ऐसे करेंगे, क्योंकि जितना तुम याद करोगे लिख नहीं पाओगे वो। देखो 180 मिनट मिलता है, मैंने पहले बताया था। क्या कहा था? एक केस स्टडी पढ़ने में कम से कम 2 मिनट लगेगा, एक सवाल पढ़कर सोचने में कम से कम 1 मिनट। 19 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 केस स्टडी,
मैथमेटिक्स की स्टडी बना लो, इसको पढ़ने में 6 गुणे 2 बराबर 12 मिनट कम से कम न्यूनतम है ये, और 13 क्वेश्चंस 13 गुणे 1 बराबर 13 मिनट्स, ये हो गया 25 मिनट्स। इसका 25 मिनट करीब तुम लिखने में इस्तेमाल नहीं करोगे, सवाल पढ़ोगे और पढ़ के उसको सोचोगे, 25 मिनट कम से कम तुम लिखने में इस्तेमाल नहीं करोगे, और एक सवाल से दूसरे सवाल में जाने में 10 सेकंड खत्म हो जाते हैं। तो अगर 18 सवाल में तुमने स्विच ओवर किया तो 3 मिनट करीब 180 सेकंड, एक आध मिनट न्यूज़लेटर आएगा तुम्हारी कॉपी पे देखेगा, उसमें चला जाएगा, तो 5 मिनट में और निकाल दे रहा हूं जो तुम लिखने में इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो करीब 30 मिनट तुम्हारा पढ़ने और सोचने में चला गया, बचा 150 मिनट। 150 मिनट में तुमको क्या करना है, इसमें 20 मार्क्स की केस स्टडी कितनी 6 और 10 मार्कर क्वेश्चंस कितने 13, ये करने 20 नंबर की केस स्टडी तो 10 नंबर वाले से दुगना तो लिखोगे कम से कम ना भाई। 6.5 मिनट का एवरेज मान लो, 6.5 मिनट में 10 नंबर करेंगे तो केस स्टडी 20 नंबर की होगी, कितने मिनट लिखोगे 13 मिनट, 13 छंग कितना हो गया 78 मिनट तुमको चाहिए केस स्टडी लिखने के लिए। 150 में 78 घटा दो, कितना बचा 72, 72 में 13 से भाग दे दो, मान लेता हूं 6 के आसपास, 6 मिनट करीब, क्योंकि मैंने मान लो 6.5 कर दिया, अगर 12 मिनट ही लेते तो 6 से 6.5 मिनट तुमको 10 नंबर का सवाल लिखने के लिए मिलेगा। अब एक स्टूडेंट जो 1 मिनट में 30 शब्द, एक स्टूडेंट जो बहुत तेज लिखता हो 1 मिनट में 30 शब्द लिख पाएगा, 6 मिनट तुमको लिखने के लिए मिला है। तो अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड कितनी है, अगर तुम्हारी राइटिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट है, जो होती नहीं किसी की जनरली, इसलिए नहीं होती कि आपको 20 मिनट लिखना हो तो 30 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार बना लोगे, 3 घंटा लिखना है, 2.5 घंटा लिखना है, एक आध आंसर नहीं लिखना है, तो जरा बताओ 6 मिनट में कितना लिख पाओगे, 30 शब्द गुणे 6 मिनट बराबर 180 शब्द, 180 शब्द का 18 लाइन, एक लाइन 10 एक शब्द के आसपास बनती है, इसका मतलब एवरेज आप बहुत लिखेंगे तो 18 लाइन लिखेंगे एक आंसर में। अब इसी 18 लाइन को लिखने के लिए आप चाहे बड़ी बड़ी पोथी रख लीजिए, 10 किताब खरीद के जमा कर लीजिए, और चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए 17-18 लाइन क्या लिखेंगे दिमाग में बना लीजिए। दिमाग में बना लेंगे, सीखने में समय लगेगा, लेकिन एक बार बन गया तो आपको पोथी की जरूरत नहीं है। नैतिकता क्या है, इस तरह के वाले जितने सवाल आएंगे उनके लिए मैंने 6-7 बात बना लिया, ऐसे लिखूंगा। अवृत्ति वाले सवालों के लिए बना लिया, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले सवालों के लिए बना लिया, क्या होगा 40-50 पेज का पतला सा नोट बनेगा जब पूरा एथिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद, और 40-50 पेज के उसी नोट से आप क्या करेंगे, मल्टीपल रिवीजन, बार बार उसे यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज कर रहे होंगे उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी 50 पेज के नोट्स के आर्गुमेंट्स को यूज करके जब बार बार आप अलग अलग तरह के सवाल हल करेंगे तो उस 40-50 पेज के नोट्स पर आपका बहुत कमांड बन जाएगा, तो आप उसको एग्जाम में लिख पाएंगे। अच्छा, ये बात जो मैं बता रहा हूं सबके लिए नहीं बता रहा, जो समझदार विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आधे लोगों की बात समझ में नहीं आई, जब तुम एक आध मीन्स लिख लोगे तब समझ में आएगी तुमको, लेकिन मैं तो तुमको मिलूंगा नहीं मीन्स लिखने लगोगे तब, तो मुझे तो आज ही बतानी पड़ेगी। ये बात जो मैं बता रहा हूं ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम किसी मीन्स लिखे बच्चे से मिलोगे, जो तुमको बताएगा कि हम सवाल ही पूरा नहीं कर पाते पेपर में, एक आध सवाल छूट जा रहा है, टाइम कम पड़ जाता है, उसको बताओगे कि 18 लाइन हम लिखने के लिए सोचें, 18 कहां लिख पाओगे, बताएगा तुमको 15 भी नहीं लिख पाओगे, तब तुमको समझ में आएगा कि हम जो तैयारी कर रहे होते हैं एग्जाम में बिल्कुल अलग मामला होता है। जब तक एग्जाम का ओरिएंटेशन हमारे पास नहीं है, हम एग्जाम लिखने वाले लोगों से बातचीत नहीं कर रहे होते हैं, तब तक हम अलग दुनिया बना लेते हैं। हमको लगता है पीडब्ल्यू में जो यहां पढ़ने आए और यहां टीचर का प्रवचन सुन रहे हैं, वैसे ही होता है एग्जाम। एग्जाम बहुत डिफरेंट चीज है, फर्स्ट हाफ में भी 3 घंटे लिखना है, सेकंड हाफ में भी 3 घंटे लिखना है, 25-30 शब्द की स्पीड बना के 2.5 घंटा लिखना है, सोचना भी है लिखना भी है, कोई ब्रेक नहीं है, सवाल सीधे किताब से नहीं पूछे जा रहे, दिखाया तुमको, नैतिकता पे 5 दिन पढ़ाया है, और जो पढ़ाया उसी सवाल किया है। अभी नैतिकता मानव जीवन में क्या बढ़ाती है, आनंद बढ़ाती है भी पढ़ाया है, कल्याण का दायरा बढ़ाती है भी पढ़ाया है, लेकिन फिर भी तुम सोच नहीं पा रहे थे। जब मैं 5 दिन पढ़ाया तब तुम नहीं सोच पा रहे थे, तो गाइड 2 दिन पढ़ के कैसे सोच लेते। ठीक है, तुम रट के जाते नैतिकता की मैकेंजी की परिभाषा ये है, नैतिकता की फ्रैंकिना की परिभाषा ये है, क्या करते हो रटी हुई चीज का, मानव जीवन नैतिकता बढ़ाती क्या है ये कैसे कर देते तुम जो रट के जाते लिख देते, तुम सोचते कह दिया लिख दिया, तो सवाल का उत्तर थोड़ी हुआ। सवाल नोट्स नहीं है, सवाल में नोट्स का इस्तेमाल हो सकता है, सवाल नोट्स नहीं है। सवाल में पूछा गया बढ़ाती क्या है, तो बढ़ाती क्या है वो बताओ, उसने नहीं पूछा नैतिकता क्या है, बढ़ाती क्या है। ठीक है, तो इसलिए आप यूपीएससी के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले तो यूट्यूब की दुनिया से बाहर आना होगा, जिसने आपका दिमाग खराब कर रखा है, जहां तुम लच्छेदार बात सुन के सोचने लगे हो कि यूपीएससी वैसे होता है। इसके बावजूद ये बात नहीं समझ रहे हो कि हिंदी मीडियम में 40-45 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तब भी तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो। तो पहले तो सोशल मीडिया से यूपीएससी की तैयारी मत करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से यूपीएससी की तैयारी मत करो, रियल यूपीएससी की तैयारी करना, उसको यूपीएससी के पेपर से सीखो। जब हमारे पास पेपर सामने बनता है ना, कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कहते प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। अरे हमारे पास पेपर 13 साल का है, 12 साल का है, हम यूट्यूब पे पूछ सुन रहे हैं कि एथिक्स ऐसे होता है वैसे होता है। अरे भाई जो बता रहे हो क्या उससे पेपर हल हो रहा है? कोई कह रहा नोट से सब कुछ हो जाएगा, तो दिखाओ ना मुझे कोई नोट जो 2014 का पेपर हल कर रहा हो। तो आपको ना आंख नाक कान खुला कर रखना होगा। अगर आप नहीं खुला रखेंगे तो कोचिंग एक बाजार है बेटा, बाजार व्यवसाय और लाभ के लिए चलता है। सारी कोचिंग इंडस्ट्री उसमें लाभ का एक एलिमेंट है, प्रॉफिट का एलिमेंट है। और प्रॉफिट बनाने के लिए हमको मास चाहिए, भीड़ चाहिए। प्रॉफिट 5 समझदार बच्चों से नहीं बनता, भीड़ चाहिए। अब भीड़ जुटती कैसे? लच्छेदार बात से। भीड़ को अगर हम कह देंगे यूपीएससी मुश्किल है, यूपीएससी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन आएगा?
भीड़ तो तब आती है जब उसको लगता है कि यूपीएससी में तो खूब चुटकुले सुनेंगे, मजा आएगा, नोट्स पढ़ेंगे हो जाएगा। जब उसको इतना आसान बना देंगे नोट्स पढ़ने से हो जाएगा, क्लास करोगे हो जाएगा, तो सब सोचते हैं हम सब आइस बन जाएंगे। अच्छा भी है ये, इससे सब बड़ा वर्ग है जो अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार आगे तो उसकी रियलिटी समझो। अब चलिए, ये मैंने पहला सवाल तुमको हल करके दिखाया और दिखाया कि जो पढ़ा रहा हूं उससे सवाल हल होगा। दूसरे पर आ जाओ, दूसरे सवाल पर आ जाओ। फिर से पूछूंगा तुमसे, अभी एक बता दिया है, तेरा पढ़ाओ, घबराना मत, इतना करवा दूंगा नैतिकता में, नैतिकता से कोई सवाल आएगा एक भी गलत नहीं होगा, लेकिन तुमको धैर्य रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा बात। मैं 2 घंटे में जितना पढ़ाता हूं बहुत ज्यादा होता है क्योंकि मैं लिखवाता नहीं हूं, तो 2 घंटे लगातार बोलता हूं। 5 साढ़े 5 घंटे बोलने पर भी इथिक्स क्या है हम लोग इसको 3-4 क्लास में 6 घंटे के बाद भी खत्म नहीं कर पाए। मतलब हमने बहुत सारे डायमेंशन सीखे हैं, तुमको बस उन डायमेंशन को जो अपनी कॉपी में लिखा उतना ही बस ध्यान रखना है। अब जरा दूसरे सवाल पर आओ, इस वाले सवाल में फिर से हम गाइड का टेस्ट करेंगे। बेटा राइटिंग तो मेरी बहुत खराब है, राइटिंग का कोई चिंता मत करो, राइटिंग खराब होती बड़ा लिखो थोड़ा। मैं मजबूरी में छोटा लिखता हूं क्योंकि मेरे पास ना बोर्ड छोटा होता है, बहुत बड़ा लिखूंगा पेज बहुत जल्दी भर जाएगा, 2 लाइन आएगी एक पेज में, इसलिए थोड़ा छोटा लिख देता हूं। तुम बड़ा लिखो थोड़ा। नकुल, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं नकुल, इससे आसान एग्जाम आई से कुछ है ही नहीं, बशर्ते तुम तैयारी सही तरह से करो। समय लगेगा इस एग्जाम में तैयारी करने में, लेकिन इससे आसान एग्जाम कोई नहीं। जरा सोचो, तुमको डर क्यों रहे हो? अगर मैं कहता तुमको इतना रटना पड़ेगा, 4 किताब रटनी पड़ेगी, तो डरना चाहिए था कि इतना पढ़ना पड़ेगा, बार बार रटना पड़ेगा, फिर तो बहुत ज्यादा है। मैंने तुमको क्या कहा, लेक्चर सुनोगे, उससे कॉपी में जो लिखोगे उतना भी यूपीएससी में नहीं लिख पाओगे, तो तुम डर क्यों रहे हो? और एक बात समझो, हम लोग ना क्लास का लेवल बहुत ऊपर रख रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तुम्हारे अर्चित परिचित में कोई बच्चा जिसने मेंस लिखा हो, 2 बार मेंस लिखा हो, 3 बार लिखा हो, उनसे यही वाला सवाल पूछ लेना कि नैतिकता हमारे जीवन में क्या प्रोन्नति करने की चेष्टा करती है। गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारे जैसा आंसर नहीं बना पाएंगे जो हम लोगों ने आज बनाया, और नहीं बना पाएंगे। तो हम शुरुआती क्लास में ही जो आईएएस क्रैक करने वाले लोग हैं उनसे ऊपर का आंसर बना रहे हैं, जो अपना लेवल हम ऊपर रख रहे हैं, तो उस लेवल के तुम थोड़ा नीचे भी रह जाओगे तो मेंस लिखने वाले से आगे हो। मैं लेवल बहुत नीचे रखूंगा, फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि तुम ऊपर के लेवल को टारगेट करो, एक्सीलेंस की तरफ जाओ, ठीक है? और ये बड़ा आसान होगा, जब भी किसी से तुमको पता चले कि इन्होंने मेंस लिखा है, तो हमारी क्लास में जो पढ़े हो, जितने सवाल हम लोग करेंगे क्लास में, उनमें से कोई सवाल किसी मेंस दिए बच्चे से पूछ लेना। नहीं पूछ पाओगे तो किसी टॉपर की कॉपी देख लेना, इतने डायमेंशन किसी टॉपर ने भी नहीं लिखे हैं। तो जब तुम टॉपर से आगे हो तो तुमको डरने की जरूरत क्या है? और कौन सी मुश्किल बात है बताओ? नैतिकता आनंद बढ़ाती है, मुश्किल बात है क्या? प्रसन्नता सूचकांक से 5 देशों का नाम लिखना मुश्किल बात है क्या? नैतिकता संवेदनशीलता बढ़ाती है, मुश्किल बात है क्या? राजा राम मोहन राय को जोड़ना क्या मुश्किल है? लोक प्रशासक नैतिक होगा तो उससे जन कल्याण होगा, संवैधानिक मूल्य राज्य में आएंगे, वंचित वर्गों का उत्थान होगा, क्या मुश्किल बात है? तुम उसको सोच नहीं रहे थे ऐसे, मैंने तुमको क्या किया? उस तरीके से सोचना सिखा दिया। मुश्किल क्या है इसमें? कुछ भी मुश्किल नहीं। अरे पढ़े तो हो, नैतिकता आनंद का विज्ञान है, पीड़ा खत्म करती आनंद बढ़ाती है, तो क्या मुश्किल है उसमें? हमने मार्क्स का उदाहरण पढ़ा था, बुद्ध का उदाहरण पढ़ा था, अंबेडकर का उदाहरण पढ़ा था, या नहीं पढ़ा होगा तो समझ लो कि अंबेडकर ने भी नैतिकता से क्या किया? दलित समुदाय की पीड़ा को खत्म किया। ठीक है, तो तुम इसका 30%, 25%, 40% भी लिख दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा ना 20-25 लाइन तो मेरे आंसर में उतना लिख नहीं पाओगे, ऐसा 40 लाइन आंसर में उतना लिख नहीं पाओगे, तुमको 15 लाइन लिखना, उसमें से 18 लाइन लिखना है। चलिए अब एक सवाल और देखेंगे। घबराना नहीं है, समझने पर जोर देना है, यूपीएससी का पेपर लगातार देखना है, प्रैक्टिस करनी है। तुम्हारे पास अपनी भाषा नहीं, उसका विकास करना है। कई बार तुम इस सवाल को मुश्किल से बनाओगे, तुम्हारे पास लैंग्वेज नहीं, इथिक्स तुमको आ जाएगी, लेकिन तुम उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। वो प्रॉब्लम इथिक्स की नहीं है, वो प्रॉब्लम भाषा की समस्या है। तुम्हारी भाषा विकसित नहीं, तो करना पड़ेगा, धीरे-धीरे उसका विकास करना पड़ेगा। चले आगे, सुनिए दूसरा सवाल सुनिए, 2013 का सवाल सुनिए। और ये सब बड़े शुरुआती सवाल है, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं रहा हूं, सब शुरुआती सवाल 13-14 का, आज से 10-11 साल पहले का सवाल है, पहला सवाल है। अगला सवाल देखो, 2013 का पहला प्रश्न। सवाल है, मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? फ्लो चार्ट बना सकते हैं प्रियंका, लेकिन बनाना नहीं चाहिए, पॉइंट्स में लिखना चाहिए। बना सकते हैं, केस स्टडी वगैरह बना सकते हैं, जैसे मैंने सूचकांक बताया, सूचकांक का कोई चार्ट बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव चार्ट बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। वो सब भी तुमको पहले से बना के जाना पड़ेगा, जिससे वहां एग्जाम में तुरंत बन जाए। मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हैं, पहला भाग ये है। दूसरा भाग है, व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक भी होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? पहले की तरफ फिर इस बार हम लोग सवाल को तोड़ेंगे, जो तोड़ते हैं, जैसे छोटे छोटे पार्ट में सवाल टूट जाए तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है। एक बार में पूरा आंसर लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसको भी तोड़ेंगे। जितना तुम जानते हो उसी से इसका भी आंसर बनाऊंगा, और तुम पाओगे कि अगर कोई जगह तुम फंस रहे थे तो इसलिए नहीं फंस रहे, तुमको एथिक्स कम आता है, इसलिए फंसोगे, तुमको किस शब्द का मायने नहीं पता है, तुम उस तरह से सोच नहीं पा रहे थे जबकि तुम वो बात जानते हो। बार बार ये देखना कि मैं वो बात जानता नहीं था, जानती नहीं थी जो सर ने बताई, या मैं जानता था, जानती थी लेकिन सोच नहीं पाई वैसे।
अगर तुम वो जानते हो, सोच नहीं पाए, तो समस्या सोचने की है, जानने की नहीं है। पिछले वाले सवाल में नैतिकता आनंद का विज्ञान है, तुम जानते थे, सोच नहीं पाए थे कि इसमें प्रसन्नता सूचकांक बना दें, सोच नहीं पाए थे कि उसमें अंबेडकर राजा राम मोहन राय का उदाहरण लिख दें। कौन सी बात ऐसी नहीं जानते थे तुम कि लोक प्रशासक जो है वो पूरे राज्य के लिए, समाज के लिए काम करता है, वंचित वर्गों के लिए काम करता है, इसलिए उसका नैतिक होना जरूरी है? क्या जानते नहीं थे? जानते थे। लोक प्रशासक संविधान के मूल्यों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार है, जानते नहीं थे? क्या जानते थे? उस आंसर में सोच नहीं पा रहे थे उसको लिखने के लिए। इसका तो हमको ज्यादा जानना नहीं है, वो जानते तो पहले से थे, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। कई बार अपना नया दुर्लभ ज्ञान ढूंढने के चक्कर में परेशान रहते हैं। नहीं, हमको जो जानते हैं उसको ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। चलिए इस सवाल को तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? एक सवाल में क्या बनेगा? मूल्य क्या है। दूसरा सवाल बनेगा नैतिकता क्या है। अब वहां लिखा है मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हैं, मैंने उसको समझने की जगह लिख दिया मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है। सवाल की भाषा को जैसे पिछली बार प्रोन्नति को बढ़ाना लिख दिया था, हम कई बार सरल कर लेते हैं। इसका मूल्य क्या है, नैतिकता क्या है, दो लाइन बता दूं तो पहला भाग हो जाएगा। मूल्यों नैतिकताओं से क्या समझते हो, ये पार्ट क्या है, ये ए पार्ट है। बस ध्यान ये रखना होता है कि मूल्य नैतिकता के तो 10 मायने हो सकते हैं, जैसे नैतिकता के 6 मायने आपने पढ़ रखे हैं। जीवन की गुणवत्ता का विज्ञान है, आचार संहिता का विज्ञान है, मूल्यों का विज्ञान है, दुविधा समाधान का विज्ञान है, सब तो लिख नहीं पाओगे। तो लिखना वो होता है जिसका दूसरे भाग से संबंध हो। दूसरे भाग को पहले देखते हैं, दूसरे भाग में क्या है। बी पार्ट इसका क्या है? बी पार्ट है, उसको भी तोड़ा, व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है। व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है, बी पार्ट का पहला भाग। सवाल पूछा व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है, मैंने उसको दो पार्ट में तोड़ दिया। व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है, और फिर दूसरा पार्ट, व्यावसायिक सक्षमता अकेले काफी क्यों नहीं है, इसके साथ नैतिकता क्यों जरूरी है। मैंने भाषा बदल दी थोड़ी सी। क्या है सवाल में, सवाल की भाषा कई बार अपने हिसाब से बदल लेनी चाहिए। सवाल पूछा गया व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार जरूरी है, तो इसका मतलब मैंने क्या निकाला कि अकेले व्यावसायिक सक्षमता काम नहीं कर पाएगी, काफी नहीं है, अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके साथ नैतिकता जरूरी है, तो लगा दिया क्यों जरूरी। तो अगर मैं इतनी बात जानता हूं तो सवाल को हल कर लूंगा। कितनी बात, मूल्य क्या है मैं जानता हूं तो हल कर लूंगा, नैतिकता क्या है जानता हूं हल कर लूंगा, और मूल्य नैतिकता का कोई ऐसा मायने जिसको इस संदर्भ में इस्तेमाल किया इसके। तीसरा, व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है इसको जानता हूं तो हल कर लूंगा, और चौथा, व्यावसायिक सक्षमता अकेले पर्याप्त नहीं है, उसके साथ नैतिक होना जरूरी है, ये जानता हूं क्यों नैतिक होना जरूरी है, तो हल कर लूंगा। इसका सवाल में 4 डिमांड्स हैं। जब भी सवाल पढ़ो पहले उसके डिमांड्स को ऐसे तोड़ लो छोटे छोटे भाग में, और फिर एक एक भाग को हल करो। अब तुम पाओगे, अब डेटा खत्म हो गया, इसका क्या करें बताओ, इसका भी कोई इलाज है नहीं है, मेरे पास तो ऐसा भी नहीं कि तुमको डेटा भेज दें यहां से। सुप्रिया बताएंगी व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है, सुप्रिया और मुस्कान वर्मा, चलिए दोनों बताएंगी व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है। और अगर इसका उत्तर नहीं बता पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इथिक्स नहीं आता, इसका मतलब तुमको हिंदी नहीं आती, क्योंकि व्यावसायिक सक्षमता तो हिंदी का शब्द है। मिताली मंडल भी बताएंगी व्यावसायिक सक्षमता क्या होती है, मिताली और उनकी 2 कॉमरेड सहेलियां। साइमा बताएंगी व्यावसायिक सक्षमता अकेले पर्याप्त क्यों नहीं है। मिताली मंडल फटाफट बताइए व्यावसायिक सक्षमता का क्या मतलब है। एग्जाम में तोड़ तोड़ के मत लिखना, अभी तो सवाल तो हल करो तोड़ तोड़ के। यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि तुम लोग एक दूसरे का ऑप्शनल पूछ रहे हो, 26 27 बता रहे हो, यहां मैं सवाल हल कर रहा हूं, आता भी नहीं है और सुन भी नहीं रहे हो, उधर 26 27 28 हल कर रहे हो। अरे बेटा मैं यूनिवर्सिटी में 6 साल पढ़ा चुका हूं, मुझे बच्चों को संभालना आता है। 4 दिन नाम ले लेके पूछना शुरू करूंगा सबका, जितने चैट करने वाले सब भाग जाओगे, और रुका रहूंगा 5 मिनट जब तक जवाब नहीं दोगे। व्यवसाय करने में सक्षम गलत है। अब देखिए जितने लोग वो चैट कर रहे हैं सब गायब हैं। व्यवसाय में सक्षम होना ये इसका मतलब नहीं रोशन कुमार। विकास ये भी गलत है जो आपने बताया। कहां गए वो कॉमरेड लोग जिनकी आत्मा भटक रही थी, ऑप्शनल पूछ रहे थे। क्वेश्चन को जैसे तोड़ा है ऐसे ही तोड़ोगे फौजिया। सवाल जितने पार्ट में टूट सकता हो छोटे छोटे अवयव बनाओ, जैसे पहले वाले में बनाया था, दूसरे वाले में बनाया था। जब ज्यादा सवाल ऐसे करोगे, सवाल अंग्रेजी में पढ़ा है क्या इसका, अंग्रेजी में पढ़ देता हूं फिर समझो। इससे एक सबक मिलेगा कि कभी भी हिंदी में अकेले सवाल नहीं पढ़ना है। जानबूझकर मैंने हिंदी में बताया, अंग्रेजी में नहीं बताया था। पहला भाग है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड एथिक्स। दूसरा भाग है इन व्हाट वे इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, व्यावसायिक सक्षमता की अंग्रेजी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। आशु प्रजापति, व्यवसाय में सक्षम होना नहीं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की हिंदी सोचो। बहुत कॉमन शब्द है व्यावसायिक सक्षमता, आप इसको व्यवसाय समझ के, व्यापार समझ के उत्तर दे रहे हैं, वो इसका मायने नहीं है। आकृति अभी मैंने पूछा ही नहीं कि क्यों जरूरी है, अभी तो पूछ रहा हूं व्यावसायिक सक्षमता क्या है।
चलिए अब जरा सुनिए, देखिएगा, फिर से सवाल को हल करने जा रहा हूं। इस सवाल को हल करने जा रहा हूं। पहले मैं इस बार सेकंड पार्ट हल करने जा रहा हूं। क्यों करना? आपको फर्स्ट पार्ट पहले हल है, लेकिन मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट जब हल करेंगे हम, व्यावसायिक सक्षमता क्या है, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है, तो उसमें नैतिकता मूल्य का कोई मायने यूज करेंगे। उससे हम निकाल लेंगे कि पहले पार्ट में हमको मूल्यों और नैतिकताओं के बारे में क्या लिखना चाहिए था, क्योंकि मूल्य के 10 मायने हैं, नैतिकता के भी 10 मायने हैं। हमको कौन सा मायने लिखना चाहिए जो प्रश्न के दूसरे भाग से कनेक्ट हो सके। सारा मायने लिखने की जरूरत तो नहीं, तो पता चला मूल्य नैतिकता पे लिखते रह गए, खत्म हो गया टाइम। तो मुझे आंसर करना होता, तो मुझे चूंकि पता है कि व्यावसायिक सक्षमता के संदर्भ में मूल्य नैतिकता लिखनी चाहिए थी, तो मैं लिख देता। तुमको नहीं पता है, इसलिए मैं दूसरा पार्ट पहले हल कर रहा हूं। इस पार्ट में जो हम सीखेंगे, व्यावसायिक सक्षमता के मायने के अलावा सारी बात मैंने पढ़ाई है, उसी से आंसर बनाएंगे। फिर से क्या समझोगे? इथिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीति शास्त्र क्या है, उसके मायने से, वो गाइड से नोट से हल नहीं होगा, गाइड से हल नहीं होगा, लिखने से नोट्स बनाने से हल नहीं होगा। और ये तो शुरुआती 2013 के सवाल जब हल नहीं हो रहे, तो 2023-24 का क्या हल होगा? इसलिए कहा है समझ खोलनी पड़ेगी अगर आईएएस की सिंसियरली तैयारी कर रहे हो। सुनो, अब कोई चैट करता दिखा जब बता रहा हूं आंसर, तो फिर उसी से पूछूंगा सारा उत्तर। देखो, मैंने कहा कि मैं बी पार्ट को पहले हल कर रहा हूं। बी पार्ट में किसको हल कर रहा हूं? व्यावसायिक सक्षमता क्या है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ठीक है, क्या करो, कैसे निकालो? कुछ प्रोफेशन सोचो, दो शब्द से बना अंग्रेजी में प्रोफेशन। जैसे टीचर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, इंजीनियर एक प्रोफेशन है, तो मैंने इसके नीचे मान लो लिख दिया इंजीनियर, समझने के लिए, डॉक्टर, सिविल सेवक, शिक्षक, ये सब प्रोफेशन है। मुझे एक बार में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मायने समझ में नहीं आ रहा है मान लो, तो मैंने अलग अलग प्रोफेशन के नाम लिख दिए। अब मुझे ढूंढना है किसमें सक्षमता, ये तो हो गया प्रोफेशंस। अब मुझे पता करना है सक्षमता क्या है, तो मैंने क्या सोचा, डॉक्टर एक प्रोफेशनल है। अगर मैं ये पता कर लूं कि एक सक्षम डॉक्टर कौन होता है, तो सक्षम डॉक्टर का जो मायने निकलेगा वही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा, वही व्यावसायिक सक्षमता होगी। सक्षम इंजीनियर का जो मायने निकलेगा वही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा। सक्षम शिक्षक का जो मायने निकलेगा वही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा। क्यों मैंने तरीका अपनाया? कई बार आपको शब्दों का मायने समझ में नहीं आएगा, तो क्या करना होता है, गाइड काम नहीं करेगी, रट के थोड़े जाओगे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से। तो सवाल 2013 में आ गया, अगली बार कौन सा शब्द आएगा पता थोड़े कर पाओगे। तो तुम्हारे दिमाग को प्रोसेस करना है धीरे धीरे। हमने प्रोफेशन में लिया, हम जानते हैं कि इंजीनियर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, तो हमने प्रोफेशन से निकाल लिया कि प्रोफेशनल का मतलब ये सब। अब कहा सक्षम कॉम्पिटेंस, तो क्या ढूंढने जा रहे हैं? अगर हम पता कर लें सक्षम डॉक्टर का आशय, सक्षम डॉक्टर का मतलब अगर पता कर लें, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब निकल आएगा। सक्षम डॉक्टर कौन है? मैं कहूंगा कि एक डॉक्टर झोला छाप ना हो। कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर सक्षम है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पास डिग्री नहीं है, एमबीबीएस नहीं किया, एमडी नहीं किया, ज्ञान नहीं है। इस सब सक्षमता में ज्ञान जरूरी है। टीचर है इथिक्स का, उसको टीचर इथिक्स का ज्ञान ही नहीं, तो सक्षम नहीं होगा। इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग का ज्ञान ही नहीं, सक्षम नहीं होगा। इस सब सारी सक्षमता में जरूरी उस विषय का जिसका प्रोफेशन है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। अकेले ज्ञान पर्याप्त है क्या? मान लो मुझे एथिक्स का बहुत ज्ञान है, पढ़ाई ना पाऊं, समझा ही ना पाऊं अपनी बात, कौशल ना हो मेरे पास उस ज्ञान का इस्तेमाल करने का, तो भी सक्षम नहीं हूं। डॉक्टर ज्ञान बहुत है लेकिन सर्जरी नहीं कर पाता है, हाथ कांपने लगता है उसका ऑपरेशन करते समय, ज्ञानी तो है, कौशल नहीं, हुनर नहीं है। हुनर नहीं है तो आप सक्षम नहीं है। इसका मतलब ज्ञान हो और ज्ञान के साथ उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का हुनर हो। एक डॉक्टर हुनरमंद हो और उसके पास जरूरी ज्ञान, टीचर के पास पढ़ाने की स्किल हो और जरूरी ज्ञान, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग का ज्ञान और हुनर है, कौशल, तो सक्षम हो गया। इसका मतलब ज्ञान और कौशल। कैसे सोचते इस शहर में जिस डॉक्टर को हम अच्छा मानते हैं, सक्षम मानते हैं, क्यों मानते हैं अच्छा? एक तो डॉक्टर झोला छाप नहीं होगा, और दूसरा उसको इलाज करना आता है, केवल एमबीबीएस की डिग्री लेके नहीं आया, उसके पास कौशल है। ठीक है, तो ज्ञान प्लस कौशल ये बन गया सक्षम। अब ये ज्ञान कौशल डॉक्टर के पास है तो सक्षम डॉक्टर, ये ज्ञान कौशल टीचर के पास है, सक्षम टीचर, ये ज्ञान कौशल इंजीनियर के पास है, सक्षम इंजीनियर। इसका मतलब व्यावसायिक सक्षमता का मतलब है उस व्यवसाय से संबंधित ज्ञान और उसकी जरूरी कौशल या हुनर से युक्त होना। समझ आई? तो पहला भाग क्या हो गया? व्यावसायिक सक्षमता क्या है? मैं कहूंगा अलग अलग पेशों में लगे हुए व्यक्ति अगर उस पेशागत क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान रखते हैं और साथ में उनके पास उस ज्ञान को इस्तेमाल करने का कौशल है, तो हम उस पेशे में मौजूद उस व्यक्ति को व्यावसायिक सक्षम व्यक्ति मानेंगे। दो लाइन में व्यावसायिक सक्षमता का मायने बता दिया। अब दूसरा भाग में आते हैं, तो बी का वन पार्ट हल हो गया। बी का वन क्या हो गया? व्यावसायिक सक्षमता से क्या आशय। ठीक है, अब देखो, अब मान लो डॉक्टर है, उसके पास एमडी की डिग्री, सोचो एक डॉक्टर एमडी की डिग्री है, ऑपरेशन भी बहुत शानदार करता है, तो नैतिकता की जरूरत क्या है भाई? हम डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, नैतिकता पढ़ने थोड़े जाते हैं। इंजीनियर बढ़िया पुल बना सकता है, ज्ञान है, कौशल है, तो उसको नैतिक बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि सवाल क्या पूछा है? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना क्यों जरूरी है? तो मैं बनने जा रहा हूं दूसरा भाग, क्या
कि अगर एक डॉक्टर के पास ज्ञान है ना, मान लो एमडी की, एमबीबीएस की, क्या है इसकी, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, समझाने के लिए बता रहा हूं कि डिग्री है, तथा इलाज करने का हुनर और कौशल है, तो इसके नैतिक होने की क्या जरूरत है? अगर इस उत्तर को तुम इस सवाल का उत्तर बता दोगे तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुमको क्या पता है व्यवसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है। क्या अगर इस प्रश्न का उत्तर पता चल जाए तो हम समझ लेंगे कि व्यावसायिक सक्षमता का मतलब था ज्ञान प्लस हुनर, व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है। लिख सकते हो मनीषा चाहो तो, अदरवाइज तुमको पीडीएफ फॉर्म में ये पीडब्ल्यू अगले दिन दे देगा। मैं तुमको समझा रहा हूं कि हम सवाल कैसे कर रहे हैं और सवाल को करने में कोई किताब की बात यूज नहीं कर रहे, जो तुम जानते हो यूज कर रहे हैं। अब जरा सुनो इस बात को समझो। एक डॉक्टर है, बहुत ज्ञानी है, हुनरमंद भी है, सक्षम है ना, क्या है, डॉक्टर है, ज्ञानी है, हुनरमंद है, लेकिन इसके चरित्र में लालच है, स्वार्थ है। लालच स्वार्थ क्या है? एक तरह की अनैतिकता है। यह डॉक्टर कैसा है? असंवेदनशील है, बहुत ज्ञानी है। तो बताओ इसके ज्ञान और इसके कौशल का समाज को फायदा होगा कि नुकसान पहुंचाएगा? ऐसा डॉक्टर जो इस तरह का होगा, ये क्या करेगा? ये करेगा दवा कंपनियों से क्या करेगा? साठगांठ। क्या करेगा? ये फर्जी जांच लिखकर क्या करेगा? कमीशन खाएगा। ये क्या करेगा? गलत शल्य क्रिया, सर्जरी करेगा। पढ़ा नहीं पढ़ा है? भारत में 2 पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर्स ने आईएमसी को, इंडियन मेडिकल काउंसिल को, अपनी रिपोर्ट सौंपी है अभी 2 महीना पहले। गूगल करना। उन्होंने बताया कि भारत में 50% से ऊपर फेक सर्जरी हो रही है। फेक सर्जरी समझते हो? गलत सर्जरी। वो कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में टारगेट दिया जा रहा है डॉक्टर्स को। अब आपको न्यू रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, आपके घुटने में जो घुटना है उसकी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। आपको दर्द हो रहा है, दवा से ठीक हो सकता है, डॉक्टर बताएगा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, उसके पास तमाम मशीनें हैं। हॉस्पिटल डॉक्टर्स को पैकेज दे रहा है 10-10 लाख का, 20-20 लाख का। हॉस्पिटल को पैसा वसूलना है। तो 2 पद्मश्री डॉक्टर, जो पद्मश्री मिला जिनको, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 50% से ऊपर सर्जरी भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फेक हो रही है। हार्ट की बीमारी है ही नहीं, ऑपरेशन कर दिया, स्टंट डाल दिया, घुटना बदल दिया, सिजेरियन, ऑपरेशन से डिलीवरी की जरूरत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। कहा बच्चे के गले में नाल लिपट गई है, उल्टा हो गया है, सर्जरी कर दी, क्योंकि सर्जरी करेंगे तो हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में 3 दिन रहेगी औरत। नॉर्मल डिलीवरी करा दिया, उसी दिन डिस्चार्ज करना पड़ेगा। क्या पाओगे? ये सक्षम डॉक्टर। किसके पास जाएगा मरीज? मरीज उसी डॉक्टर के पास जाएगा जो काबिल है, और यही काबिल डॉक्टर लालची होने पर उस मरीज के स्वास्थ्य से क्या कर रहा है? खिलवाड़ कर रहा है। डॉक्टर का काम क्या था? उसको स्वस्थ करना, लेकिन डॉक्टर उसकी गलत सर्जरी कर रहा है। डॉक्टर दवा कंपनियों से 60 गांठ करके उसको दवा खिला रहा है। उदाहरण दोगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? 1000 करोड़ रुपए का कोविड के समय डोलो दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए डोलो दवा बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए का घूस बांटा डॉक्टर्स को। दवा कंपनियां डॉक्टर्स को महंगे गिफ्ट दे रही हैं। किसको महंगे गिफ्ट देती हैं? जो बड़ा डॉक्टर होता है, क्योंकि उससे मरीज ज्यादा आते हैं। तमाम लैब्स, आप पर्चा लेके जाएंगे, डॉक्टर को देखेंगे, किस डॉक्टर ने लिखा है, आपसे पर्चे के बाद जो टेस्ट करेंगे, मान लीजिए आपका अल्ट्रासाउंड किया, 2000 रुपया लिया, उस 2000 में 40% उस डॉक्टर का होता है। क्या कर रहे हैं सक्षम डॉक्टर? कमीशन खोरी। इससे क्या हो रहा है? लोक स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। सक्षमता से क्या उनके पास? इनके पास साधन है, क्षमता है, लेकिन इनका साध्य खराब है, लक्ष्य इनका खराब है। इंजीनियर क्या करेगा? इंजीनियर हो जाएगा घूसखोर, उसके निर्माण की गुणवत्ता खराब होगी, पुल गिर जाएगा जैसे कोलकाता में गिरा। क्या बताओगे? आज दुनिया में सक्षम आईएएस अधिकारी भारत में कौन से लोग आईएएस बन रहे हैं? सबसे ज्यादा सक्षम है। लेकिन क्या सिविल सेवा में घूस नहीं है? क्या पुलिस पर घूसखोरी का आरोप नहीं है? कौन लोग जा रहे हैं जुडिशरी में, सिविल सेवा में? जो सक्षम लोग हैं, लेकिन इन्हीं संस्थाओं में घूसखोरी बहुत है। इसका मतलब सक्षमता से अकेले काम नहीं चलेगा। सक्षम आदमी समाज को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, अपनी सक्षमता का दुरुपयोग करता है। एक डॉक्टर सक्षम होने पर भ्रूण हत्या कर सकता है। आप उसके पास गए क्लिनिक में, भ्रूण की जांच करके बता दिया लड़की है, आपको लड़की नहीं चाहिए, मार दिया। इसलिए क्या बताना है आपको? अगर यह व्यक्ति सक्षम है और नैतिक है तो इससे क्या हो रहा है? इससे समाज को, जो बीमार व्यक्ति है, जो लोक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य समझते हो? पब्लिक हेल्थ, इसको क्या हो रहा है? को हानि हो रही है। आप गए इलाज करवाने, डॉक्टर ने आपको 5 फर्जी दवाएं खिला दी जिनकी जरूरत नहीं।
आपका 10 बार एक्सरे करवा दिया, जबरदस्ती आपकी बॉडी में एक्सरे जा रही है। इस तरह से कहोगे कि कौन सक्षम है? सिविल सेवक सक्षम है। ये भी क्या है? सक्षम है। सबसे दुनिया की कहते हैं दूसरी सबसे मुश्किल परीक्षा है सिविल सेवा, सक्षम है। लेकिन क्या पाओगे इसमें? इसमें क्या है? भ्रष्टाचार है। तो जो सरकार धन खर्च कर रही है कल्याण के लिए जनता के, ये सक्षम लोग उसको खुद खा जा रहे हैं। इससे हमारे लोक कल्याण का लक्ष्य हासिल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब सक्षमता से केवल काबिलियत आती है, लेकिन उस काबिलियत का सही जगह प्रयोग करोगे या गलत जगह, ये सक्षमता नहीं तय करती, ये तय करती नैतिकता। अगर तुम सक्षम होने के साथ नैतिक होगे तो तुम्हारी सक्षमता का समाज को फायदा मिलेगा, और अगर तुम सक्षम होने के साथ अनैतिक हुए तो तुम्हारी सक्षमता से समाज को नुकसान होगा। जैसे रावण क्या था? बहुत सक्षम था, परम ज्ञानी था, लेकिन नैतिक नहीं था। इसलिए रावण की सक्षमता से नुकसान हुआ दुनिया को। रावण की कहानी है ना, सुनिए। रावण बहुत सक्षम था, इतना ज्ञानी था, सक्षम था कि राम अपने भाई को कहते हैं मरने के बाद, रावण के मरने गया, जब वो जमीन पर गिर गया, कहते हैं जाओ से सीख लो मारने से पहले कुछ। इतना ज्ञानी था, लेकिन नैतिक नहीं था। नैतिक नहीं था तो उसने पूरी लंका बर्बाद की, अपने सारे भाइयों बेटों को मरवा डाला, अपनी नैतिकता से बहुत बड़ा नुकसान किया। दुनिया में बहुत सारे आतंकवादी सक्षम हैं। क्या बताओगे? आज जो हैकर्स हैं, हैकर्स कौन से लोग हैं? सक्षम। ये हैकर्स क्या कर रहे हैं? हैकर्स लोगों का पैसा उनके बैंक से निकाल ले रहे हैं। सक्षमता से फायदा हो रहा है, नुकसान नुकसान। अभी तुमने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग कौन है? सक्षम है, टेक्नोलॉजी का यूज जानते हैं, डिजिटल अरेस्ट करके लोगों से करोड़ रुपए लूट रहे हैं। ये एग्जांपल दोगे? ये सब सक्षम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप बताएंगे कि सक्षमता से आप एटॉमिक एनर्जी भी बना सकते हैं, और सक्षमता से आप एटम बम भी बना सकते हैं। सक्षमता से आप लोक कल्याण के लिए भी सक्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। सक्षमता से उसका प्रयोग आप अपने कल्याण के लिए, अपने लाभ के लिए भी कर सकते हैं। अपने कल्याण नहीं करना, फिर अपने लालच के लिए भी कर सकते हैं। क्या उदाहरण दे सकते हैं उसमें? कई उदाहरण बता रहा हूं तुमको, दो चार उदाहरण सब जानते हो तुम। अंग्रेज सबसे सक्षम जाति थे क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इंग्लैंड में। लेकिन सक्षम अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? दुनिया के 50 मुल्कों को अपना सामान बेचने के लिए गुलाम बना लिया। उपनिवेशवाद पढ़ा होगा इतिहास में। क्या नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी नैतिक नहीं थी, सक्षम थी, नैतिक नहीं थी। उसकी सक्षमता से दुनिया का नुकसान हुआ। हिटलर कौन है? हिटलर सक्षम है, नैतिक नहीं है। तो आप डॉक्टर का, हिटलर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल देके क्या दिखा सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे सक्षम लोग काम कर रहे थे उस समय के, लेकिन उन्होंने दुनिया में साम्राज्यवाद उपनिवेश बनाया। तो आप क्या दिखाएंगे? सक्षमता अकेले पर्याप्त नहीं है, सक्षमता के साथ नैतिक होना जरूरी है, क्योंकि नैतिकता तय करती है कि सक्षमता का इस्तेमाल कहां किया जाए। अगर नैतिकता नहीं है तो सक्षमता का इस्तेमाल गलत जगह होगा, उसकी हानि उसकी उत्पन्न होगी, अदरवाइज लाभ होगा। अब पहला भाग जो पूछा था मूल्य नैतिकताओं से क्या समझते हो, वहां हम लिखेंगे नैतिकता साध्य साधन का विज्ञान है। उचित साध्य उचित साधन लिखेंगे। नैतिकता अच्छे चरित्र को बनाने वाला विज्ञान है। और यहां हम बताएंगे कि अगर आदमी क्या है? सक्षम है, लेकिन इसके चरित्र में क्या है? चरित्र में खराबी है, चरित्र नैतिक नहीं है, तो इसकी सक्षमता का लाभ नहीं होगा। तो इसका पहले में क्या बताएंगे? नैतिकता वो विज्ञान है जो मनुष्य के चरित्र की गुणवत्ता बढ़ाती है। नैतिकता वो विज्ञान है जो उचित साध्य और साधन को तय करती है। क्योंकि यहां हमने साध्य साधन को इस्तेमाल किया। सक्षम होना आपका एक साधन है, लेकिन सक्षमता का प्रयोग अच्छे साध्य के लिए, अच्छे लक्ष्य के लिए भी किया जा सकता है, बुरे लक्ष्य के लिए भी। अब जरा बताओ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्जांपल तुम नहीं जानते हो? तुम डॉक्टर्स का एग्जांपल नहीं जानते हो क्या? कि जो डॉक्टर्स अपना पैसा कमाने के लिए असंवेदनशील हो गए हैं, वो मरीजों के स्वास्थ्य की उनको चिंता नहीं है, कमीशन खा रहे हैं दवा कंपनी, नहीं जानते हो क्या? क्या तुम रावण का एग्जांपल नहीं जानते? सक्षम आदमी था। तो क्या तुम ऐसे एग्जांपल नहीं जानते हो? जानते हो। एग्जांपल्स मैंने बताया, उसमें कोई ऐसा एग्जांपल था क्या जो तुम जानते ही नहीं थे, मैंने बना दिया? हो सकता है एक जो रिपोर्ट मैंने बताई कि भारत में आईएमसी को सौंपी गई है, जिसमें 50% से ऊपर सर्जरी के फेक होने की बात की गई, हो सकता है वो ना जानते रहो, बाकी सब लोग जानते हो तुम। बहुत सारे और भी नाम तुमको आगे बताऊंगा जब सत्यनिष्ठा पढ़ाऊंगा। कि सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुना होगा, उसका जो संस्थापक था रामलिंगम राजू, बहुत सक्षम था, लेकिन नैतिक नहीं था, पूरी सत्यम कंप्यूटर्स डूब गई। तो एग्जांपल तो अपनी मर्जी से चूज करो। अब जरा बताओ, ये जो उत्तर बना, ये गाइड से बन सकता है? कौन सी गाइड में सक्षमता का मायने, सक्षमता के साथ नैतिकता क्यों जरूरी है लिखा होगा? इसे मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी के क्वेश्चन हल करने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा और फिर सवाल करने पड़ेंगे। जितने सवाल करोगे उतना बात बनेगी। तो पहले भाग में हम क्या कर देंगे? हम कह देंगे मूल्य वो हैं जो इंसान के चरित्र को अच्छा बनाते हैं। कहा था ना, मूल्य उत्कृष्टता बढ़ाते हैं। मूल्य वो है जिनसे संस्थाएं बेहतर होती हैं। नैतिकता वो है जो उचित साध्य साधन की बात करती है। नैतिकता वो है जो मानव की भलाई के लक्ष्य को हासिल करती है, समाज में पीड़ा को कम करती है। तो नैतिकता को पीड़ा कम करने से दिखा देते, मानव की भलाई से दिखा देते, मूल्य को चरित्र की उत्कृष्टता दिखा देते। पहला भाग हो जाता है। दूसरे भाग में आते क्या कहते हैं कि अगर कोई आदमी सक्षम है और नैतिक नहीं है तो समाज में पीड़ा बढ़ा दे रहा है। डॉक्टर इलाज कर रहा है मरीजों का, लेकिन पीड़ा बढ़ रही है, फर्जी इलाज कर दे रहा है। तो आप कह देते कि इस रूप में नैतिक अगर नहीं हुआ व्यक्ति, सिविल सेवा क्या है? इतना पढ़ लिख के जा रहा है लेकिन नैतिक नहीं से क्या हो रहा है? जो सब्सिडी राज्य दे रहा है वो सब्सिडी गरीब आदमी तक पहुंचने नहीं दे रहा है, घूस में खा जा रहा है, बच्चों का मिड डे मील खा जा रहा है, मनरेगा का पैसा खा जा रहा है। तो सिविल सेवा के नैतिक ना होने से समाज में पीड़ा बढ़ रही है। सक्षम बहुत है, इंजीनियर है, आईआईटी से पढ़ के आया है, एमबीबीएस किया है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के जा रहा है सिविल सेवक, सक्षम है। नैतिकता की कमी के कारण राज्य की कल्याणकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, बात समझ आई? तो ये सवाल भी मैंने तुमको करके दिखाया। इस तरह के सवाल जो हमने 4-5 दिन पढ़ाई की है, उसमें नैतिकता के अलग अलग मायनों से तुम कर सकते हो। चलिए अब आई जरा सिलेबस की व्याख्या पर। 16 का सवाल मैं भी छोड़ रहा हूं। तीसरा सवाल अपने से प्रैक्टिस करना 2016 का। 2016 का जो पहला सवाल उसको अपने से करना, नैतिकता समाज मानव की भलाई कैसे करती है।
अब आइए, तो जिनको ये बात कम समझ में आई हो पिछले जो हमने लिखा था, इसमें मैं बता देता हूं फिर से। मूल्य क्या है बता देंगे, जिससे चरित्र क्या होता है, उत्कृष्ट बनता है, जिससे संस्थाएं बेहतर बनती हैं, उनको मूल्य कहते हैं। नैतिकता क्या है इसमें बता देते, जो उचित साध्य एवं साधन का निर्धारण करती है, जो समाज में पीड़ा की मात्रा कम करती है। ऐसे नैतिकता के दो मायने, मूल्य के दो मायने बता देते। फिर व्यावसायिक सक्षमता का मायने बताते। व्यावसायिक सक्षमता का मतलब किसी व्यवसाय में लगे हुए लोगों के पास उस व्यवसाय के संबंध में, उस पेशे के संबंध में जरूरी ज्ञान और हुनर। इतनी बात तो फैक्चुअल हो गई, तथ्यात्मक बात हो गई। अब इसके बाद मूल बात बताते कि किसी पेशे में लगे हुए आदमी के पास अगर केवल ज्ञान हो, हुनर हो, लेकिन उसका चरित्र उत्कृष्ट ना हो, वो उचित साध्य और साधन को ना समझता हो, उसका लक्ष्य समाज की पीड़ा दूर करना ना हो, नैतिक ना हो, तो ये सब नहीं होगा उसमें। कहते थे ये सब अगर नहीं होगा तो फिर ऐसा डॉक्टर सक्षम होने के बावजूद अपने लालच और स्वार्थ के कारण लोगों को गलत दवा खिलाएगा। वो अपने हॉस्पिटल और व्यक्तिगत लाभ के लिए मरीजों को गुमराह करके उनसे पैसे लूटेगा, जैसा डोलो के केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में वो पाया गया, जैसा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर्स की रिपोर्ट में बताया गया। कहोगे इस रूप में सक्षमता अकेले पर्याप्त नहीं है, इससे समाज को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स का चरित्र अच्छा नहीं है। जो फिर कहोगे सिविल सेवा में भी सिविल सेवा बनाई गई है सामाजिक न्याय के लिए, संविधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने के लिए, लेकिन सक्षम सिविल सेवकों के जाने के बावजूद भ्रष्टाचार के कारण, नैतिकता की कमी के कारण हम राज्य के लक्ष्यों को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि केवल सक्षमता पर्याप्त नहीं है, सक्षम आदमी का नैतिक होना भी जरूरी है, तभी उसकी सक्षमता का लाभ समाज को मिलेगा, मानवता को मिलेगा, अन्यथा उसकी सक्षमता का लाभ समाज और मानवता को नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? अब आइए, सिलेबस की व्याख्या हमारा आज का एजेंडा था और होमवर्क, सिलेबस की व्याख्या पर जल्दी से चलते हैं। कल आपको बताया था सिलेबस की व्याख्या क्यों करना चाहते हैं। बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप पढ़ेंगे सिलेबस, लेकिन सिलेबस से सीधे सवाल नहीं पूछा जाएगा, तो आपको सवाल जब पूछा जाएगा तो पता करना पड़ेगा कि सिलेबस के किस भाग से है। कल आपको समझाया था कि जो आपका पूरा सिलेबस है, जो पूरा सिलेबस है किस लिए बना है, कहा था बना है नैतिक समस्या के समाधान के लिए बना है, और कहा था नैतिक समस्या दो जगहों पर है। दो स्थानों पर है। कहां कहां? एक मनुष्य में, एक संस्था में। हम पहले पता लगाने जा रहे हैं कि मनुष्य में नैतिक समस्या कौन कौन सी हो सकती है। जितनी समस्याएं तुम पहचानोगे उसी के अनुरूप यूपीएससी ने सिलेबस में टॉपिक बनाए हैं। तो हर टॉपिक एक तरीके से मनुष्य के नैतिक समस्या के समाधान के लिए रखा गया है। तो कितने तरह के कारण हैं जिससे कोई मनुष्य अनैतिक बनता है। तो क्या पता लगाना हमको पता लगाना है कि कोई मनुष्य क्यों और कैसे अनैतिक बनता है। अच्छा, मैंने आपका कमेंट नहीं देखा है, तो अगर आपको कुछ पूछना है, जितना बताया उस पर कुछ पूछना है, तो 2-3 मिनट में दे रहा हूं, आप पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मुझे दिखा निर्मा 2028 में एग्जाम दूंगी। हाँ निर्मा, बिल्कुल आप अभी से लग जाइए लिखने में, आपके पास बहुत अच्छा समय है। अभी से लिखेंगे तो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। पापा कुमार शायद नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, पापा कुमार ने राज्य के अस्तित्व को नकार दिया था। एथिक्स सिर्फ मेंस में आता है। नहीं अमन, मानवीय विज्ञान में फिलॉसफी आता है। फिलॉसफी बेसिकली मानवीय विज्ञान है, एथिक्स उसकी ब्रांच है। फिलॉसफी में धर्म दर्शन अगर कहोगे तो उसका मतलब धर्म का आदर्श ढूंढने वाला। भगवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भगवान होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, भगवान का जो आइडिया है वो सही है कि गलत, जहां इसको पढ़ोगे धर्म दर्शन। समाज कैसा होना चाहिए, समाज दर्शन। मनुष्य कैसा होना चाहिए, उसका निर्णय कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, इसको नीति दर्शन कहते हैं। नीति दर्शन यही एथिक्स है। तो फिलॉसफी है मानवीय विज्ञान, उसी फिलॉसफी के अंदर अलग अलग दर्शन है, समाज दर्शन, धर्म दर्शन, राजनीति दर्शन और नीति दर्शन। उसी नीति दर्शन को मोरल फिलॉसफी को एथिक्स कहते हैं। जब तुम गूगल करोगे व्हाट इज एथिक्स, उसमें लिखा होगा, आज गूगल करके देखना, उसमें लिखा होगा एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी व्हिच इज नोन एज मोरल फिलॉसफी। ठीक है, तो मानवीय विज्ञान फिलॉसफी है बेसिकली। उसी मानवीय विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे उसकी ब्रांच है एस्थेटिक्स, उसी की ब्रांच है लॉजिक, उसी की ब्रांच है धर्म दर्शन। धर्म दर्शन भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सारे जितने भगवान सबकी खोज खबर लेते हैं धर्म दर्शन में। हिंदुओं का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, सारे भगवान की खोज खबर ली जाती है। देखते हैं भगवान को मनुष्य सिद्ध कैसे करता है, उनका प्रमाण ठीक है कि नहीं है, धर्म दर्शन कहेंगे। धर्म वर्णात्मक बात है, बताता भगवान है, भगवान ये करता है। एथिक्स में जांचते हैं कि भगवान का आइडिया ठीक है या नहीं, उचित है या नहीं, तो धर्म दर्शन कहेंगे।
अरे कितने ईयर्स का क्या सॉल्व करना है सुप्रिया, आप लौट आई उसके बाद से आप गायब हो गई थी। जितने ईयर का आया है उतने ईयर का पीवाई सॉल्व करेंगे। 13 से 24 तक का सॉल्व कीजिए, आप 12 साल का सॉल्व कीजिए। लक्षदीप सिंह जडेजा, अच्छा तुम्हारे यहाँ तो गुजरात में जितने आईएएस हैं, गुजरात के जो बच्चे हैं, गुजरात काडर में जो लोग गुजराती हैं, सब मेरे स्टूडेंट रहे। मिहिर पटेल, अनिल धामेलिया, राजेंद्र पटेल। तुम्हारे गुजरात में अहमदाबाद में बापू धाम है, एक स्पीपा है, स्पीपा में लगातार पढ़ाता रहा 2020 तक। मृणाल पटेल का नाम सुना होगा, मृणाल पटेल और मैं वहाँ दोनों पढ़ाते थे। मृणाल इकोनॉमी पढ़ाते थे और मैं एथिक्स। तो गुजरात में लगभग जितने आपको आईएएस मिलेंगे गुजराती, सब मेरे स्टूडेंट रहे। खैर, आपका जो सवाल है तैयारी के बारे में बता देने का, तैयारी के बारे में कोई एक दिन में कोई ऐसे ब्लूप्रिंट नहीं दिया सकता। तैयारी धीरे धीरे सीखोगे। हम जब धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में तो हम उसको सीखेंगे। तुम्हारे बहुत सारे गुजरात के बच्चे फिलॉसफी एथिक्स मुझसे पढ़े और उनकी रैंक सबसे हाईएस्ट आई गुजरातियों में। 10वीं रैंक, 23वीं रैंक, 27वीं रैंक। अनिल की 23वीं रैंक थी, मिहिर की 27वीं रैंक थी। तो ये सब लोग मेरे विद्यार्थी रहे, सब डीएम हैं आजकल तीनों, जिनका नाम मैंने बताया। एक टॉपिक का प्रिया कम से कम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। 6-7 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब होता है हमारा दिमाग 6-7 तरीके से सोचने में सक्षम हो गया। अगर ऐसा हो गया तो उसी से मिलता जुलता कोई नया सवाल भी पूछा जाएगा, उसको भी आप कर लेंगे। नहीं, नाम सुना होगा नहीं, कई बार इसलिए वो बताया कि उससे आपको प्रेरणा मिलती है। ये सब गुजराती मीडियम में लिखने वाले बच्चे थे, हिंदी मीडियम की कोचिंग करते थे, गुजराती में लिखा था इन्होंने। उससे प्रेरणा मिलती है कि हम इतनी रैंक तक जा सकते हैं। हमारे गुजरात के बच्चों ने भी ऐसा किया है। इस तरह की पढ़ाई का मॉडल काम करता है, इसका मतलब ये है। करंट के लिए राय अमित करंट वाले टीचर से पूछो, उसमें मुझे मत ले जाओ, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं कुछ बताऊंगा, तुम कुछ बताओगे ना, तो कोई दूसरा टीचर कुछ बताएगा। भगवान होता है कि नहीं होता, इसका जवाब प्रियंका तुमको धर्म दर्शन में मिलेगा, वो भी हमारा मैंडेट नहीं है। पापा कुमार, तुम पापा नहीं, आज बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो। मार्क्स की नैतिकता वर्तमान समय में प्रासंगिक है कि नहीं, अभी इसका क्या रिलेवेंस है? तुम हो पापा, सवाल पूछ रहे हो बच्चों का, बच्चों वाला सवाल पूछो ना। मार्क्स जब पढ़ेंगे यूनिट 5 में, यूनिट 5 है ना, 5वीं यूनिट, वहां देखेंगे मार्क्स की नैतिकता प्रासंगिक है कि नहीं। तुम अगर जानना चाहते हो तो भी इस तरह समझो कि मार्क्स की क्रांति का सिद्धांत, दुनिया में हिंसक क्रांति से समाज बदल देना चाहिए, वो शायद प्रासंगिक नहीं है, लेकिन मार्क्स ने शोषण के तरीके की पहचान करने का जो आइडिया बताया प्रासंगिक है। मार्क्स से हम शोषण को पहचान पाते हैं। कई बार किसी दार्शनिक का पूरा आइडिया प्रासंगिक नहीं होता, सब बात उसकी मान लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता उसकी पूरी बात रिजेक्ट होने लायक है। तो मार्क्स की बहुत सारी बातें प्रासंगिक हैं, तब समझ पाओगे ये बात जब मार्क्स को पूरा कंप्लीटली पढ़ोगे। हिंदी मीडियम में रहकर कोई और सब्जेक्ट में दे सकता हूं? हाँ, सारे सब्जेक्ट में दे सकते हो भाई, हिंदी मीडियम सब सब्जेक्ट में ले सकते हो। अरे मुझसे अच्छा सोच पाओगे नम्रता, तुम्हारी जनरेशन मुझसे बहुत आगे की है। मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सोच लेता हूं, तो इस पे काम करोगे, सोच लोगे, बहुत आराम से सोच लोगे। सोहित, अभी गाइडेंस ऐसे मत पूछो कि क्या गाइड करें 2026 में। एथिक्स ठीक से करो, इसी से तुम्हारे ज्ञान चक्षु, ज्ञान की जो आंखें खुल जाएगी, इससे बहुत फायदा होगा तुमको। इसको पढ़ो और इसके मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो। तो जो गाइड में लिखा होगा, जो हमारे नोट्स में होगा, उसको याद करके लिखना होगा तो हम कभी भी कर लेंगे। लेकिन ये बात हमारी समझ में आ गई, 2026 में आपको फायदा होगा। अभी मैं एक तरह का इसका आंसर नहीं देना चाहता हूं, इसका कोई एक आंसर दे दूं, 26 की तैयारी ऐसे करो। मोहम्मद, आंसर में अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता तो उसका तरीका ये होता है जैसे मैंने कहा है, रोज कुछ छोटे छोटे स्टेप बनाओ। जैसे 20 मिनट मुझे एथिक्स का रिवीजन करना है, 2 सवाल लिखने हैं, पूरे दिन को छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में तोड़ो। 4 घंटे कोचिंग करनी है, 4 घंटे कोचिंग करने के बाद हर कोचिंग का 20-20 मिनट में रिवीजन करना है, एक एक सवाल लिखना है। तो जब तुम टास्क बढ़ा दोगे तो टास्क छोटे छोटे रखना, 20-25 मिनट ज्यादा का कोई टास्क मत रखना, लंबा कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनेगा। छोटा टास्क रखोगे, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट में, उसमें कॉन्सेंट्रेशन दोबारा बना रहेगा। एक बार जब तुम लिखना सीख जाओगे, उस प्रक्रिया को अपनाने से तुमको फायदा होने लगेगा, एथिक्स में रिवीजन क्या उससे तुमको समझ में आने लगेगा, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ने में, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन एक साथ नहीं बढ़ेगा, छोटे छोटे पैचेस में पढ़ो, 25-25 मिनट, 30-30 मिनट, टास्क छोटा रखो, इससे कर सकोगे। सुमित देखो, फर्स्ट रैंक बनाने का कोई फार्मूला नहीं होता बेटा। तुम ये सोचो कि अगर ऐसा फार्मूला कोई होता तो अब तक हम लोग वो फार्मूला किसी को मुगली घुट्टी की तरह पिला देते, उसकी फर्स्ट रैंक आ जाती। कोचिंग तुम्हारी क्षमता के विकास के लिए होती है, यूपीएससी के सवालों की समझ के आधार तुमको तैयार करने की होती है, उसके बाद तुम्हारी अपनी क्षमता है, तुम कहां तक जा सकते हो। हिंदी मीडियम में 3rd रैंक तक आई है किरण कौशल की, छत्तीसगढ़ काडर में आईएएस है, फिलॉसफी और हिंदी साहित्य विषय से 2008-9 में इन्होंने परीक्षा क्रैक की थी, वो 3rd रैंक पे आई, वो हिंदी मीडियम की हाईएस्ट रैंक है। ठीक है, समझ गया मैं तो कोई सवाल। अब आओ जरा सिलेबस पर। सिलेबस पे थोड़ी बात सुनो। मनुष्य अनैतिक क्यों बनता है? मैं सुमित का सवाल नहीं देख पाया, क्या पूछता है सुमित को अगले दिन देखेंगे। आज अमित की बात सुनो, कल सुमित की सुनेंगे। अमित के मन की बात आज, सुमित के मन की बात कल। कोई मनुष्य क्यों और कैसे अनैतिक बनता है? हमारा सिलेबस कहता है कि इसका पहला कारण है क्या? पहला कारण है नैतिक और अनैतिक की पहचान का अज्ञान। नैतिक और अनैतिक की पहचान का अज्ञान। बहुत सारे कारणों से कोई आदमी अनैतिक बनता है। पहला कारण उसका क्या है? पहला कारण है कि
60-70% आदमी जानते ही नहीं है, औरतें जानती ही नहीं है क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूं, देखना, एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण सुनो। यूपीएससी के सैंपल पेपर में सवाल आया था, 2013 में जब पहली बार यूपीएससी का पेपर बना तो उससे पहले सैंपल पेपर दिया था उन्होंने एक, उसमें सवाल आया था। क्या सवाल था, क्या समझाना चाहता हूं इससे? नैतिक अनैतिक की समझ आसान नहीं है, सब लोग पहचान नहीं पाते। तो जब हम पहचान ही नहीं पाते तो कई बार हम अनैतिक चीज को नैतिक मानते रहते हैं, और अनैतिक चीज को नैतिक मानते रहते हैं तो हम नैतिक बन ही नहीं पाते, क्योंकि हमने पहले ही अनैतिक को नैतिक मान रखा है, तो उसी को करते जाते हैं जबकि है नैतिक वो। एक उदाहरण समझ से बात समझ पाओगे। एक सवाल आया यूपीएससी में, दो दोस्त हैं ए और बी, दो दोस्त हैं ए और बी, ए और बी के बीच बड़ी गाढ़ी दोस्ती है, और इस दोस्ती में ए अक्सर गलतियां करता रहता है, लेकिन बी जो उसका दोस्त है बड़ा प्यार करता है अपने दोस्त से, ए से, इसलिए उसकी गलतियों को माफ कर देता है। बी ए की गलतियों को माफ कर देता है। बी अपने दोस्त को प्यार करता है, ए को से लगाव है, दयालु है, इसलिए अपने दोस्त ए की गलतियों को माफ कर देता है। एक दिन ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में ले चलो, कॉलेज में पढ़ते हैं, एक परीक्षा में शामिल हुए। उस परीक्षा में थोड़ा पर्चा करने के बाद ए ने पलट कर बी की ओर देखा, जो बगल में उसके थोड़ी दूर बैठा था, परीक्षा लिख रहा था, तो ए ने देखा कि बी तो नकल कर रहा है। अब ए जानता है कि बी गलत काम कर रहा है, नकल नहीं करनी चाहिए परीक्षा में। ए के दिमाग में दुविधा बनी। क्या दुविधा बनी? कि बी गलत काम कर रहा है और परीक्षक बी को देख नहीं पा रहा कि बी नकल कर रहा है। कहते हैं ना, गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत बोलो, गांधी के 3 बंदर वाला सुना होगा। ए को लगता है मेरा मित्र अगर गलत कर रहा है तो मुझे परीक्षक को बताना चाहिए, परीक्षक पकड़ लेगा बी को गलत काम कर रहा है। एक विकल्प उसके दिमाग में बनता है। दूसरा विकल्प ए के दिमाग में बनता है कि पहली बार गलती कर रहा है, परीक्षक को मत बताओ, एग्जाम खत्म होने दो, एग्जाम खत्म होने के बाद बी को समझाऊंगा कि तुमको नकल नहीं करनी चाहिए। और तीसरा विकल्प उसके दिमाग में बनता है कि मेरा काम थोड़े है ये समझाना बुझाना, परीक्षक को बताना, अरे बी मेरा इतना अच्छा दोस्त है, जब मेरी गलतियों को उसने माफ कर दिया तो उसकी गलती मैं भी माफ कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा, पहली गलती उसकी माफ कर दूंगा। तो 3 विकल्प उसके दिमाग में बने, एक के दिमाग में क्या क्या बने? पकड़वा दूं, दूसरा परीक्षा के बाद समझाऊं, तीसरा जैसे बी ने मेरी गलतियों को माफ किया वैसे उसकी इस गलती को मैं भी माफ कर दूं। बताओ जरा कौन सा विकल्प, पहला वाला पकड़वाने वाला, दूसरा वाला समझाने वाला, तीसरा वाला जैसे बी ने माफ किया वैसे ए भी माफ कर दे, माफ करने वाला, कौन सा विकल्प तुमको ठीक लगता है? बताओ, तुम बताओ तो इसमें बताऊंगा कि नैतिकता नैतिकता पहचानना मुश्किल काम है। बी 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 दूसरा बी बी, अच्छा सी कोई नहीं चुनोगे, माफ नहीं करोगे कोई भी व्यक्ति? समझाने वाला सही है, शिवम कुमार ए सही है। तो कुछ लोग तो हैं जो अपने दोस्त को पकड़वाने पर आमादा है, पकड़वा देंगे, कह रहे पकड़वा देंगे, परीक्षक को बता देंगे। कुछ समझाने पर बात करें, समझाने वाले ज्यादा हैं, बी वाले ज्यादा हैं, पहली गलती है समझाएंगे। और बहुत कम लोगों ने सी को चुना है, सबसे ज्यादा बी को चुना है, उसके बाद ए को, नीलाक्षी ने सी को चुना है। अच्छा अब समझो, मैं भी तुमको बता रहा हूं उसका उत्तर क्या होगा, क्यों उत्तर होगा ये तुम सीखोगे आगे। जिन्होंने ए उत्तर दिया है उनका उत्तर सही है, पकड़वाने वाला। जिन्होंने बी और सी उत्तर दिया उनका उत्तर गलत है। बी और सी उत्तर देने वालों का उत्तर गलत है, ए उत्तर सही है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा ए वालों से भी तो ए वाले भी बता नहीं पाएंगे ज्यादातर लोग कि क्यों ए चुना है, मुझे बताएंगे शायद वो सही नहीं होगा। अब जरा सिर्फ ए वाले ट्राई करेंगे कि पकड़वाओगे क्यों, सिर्फ ए वाले बताएंगे क्योंकि ए उत्तर सही है। क्या पता किया? नैतिकता पहचानना आसान नहीं है। जिन्होंने बी और सी चुना वो कौन से लोग हैं? पहचान नहीं कर पाए। तो आप जब अपने मित्र को परीक्षा के बाद समझाते हो आप सोचते आप नैतिक काम कर रहे हैं, असल में आप अनैतिक काम करते। नहीं, तुम्हारा सही अभी नहीं तय हुआ, अभी सिर्फ ये पता चला तुमने ए टिक किया है। ए को क्यों टिक किया वो बताओ। अब जब ए बताओगे क्यों टिक किया तब मैं बताऊंगा तुमने सही चुना कि नहीं। गणित में किसी सवाल का उत्तर लिख दो कि ये उत्तर है, एग्जामिनर अंक देगा। जब सवाल करके उत्तर निकालोगे तब अंक देगा। ठीक है तुमने ए पहचान लिया, इतना तो सही है, लेकिन इससे अंक नहीं मिलेगा। मुझे बताओ कि ए क्यों चुना, क्योंकि कभी गलती ना करे, ताकि उसे अपनी मिस्टेक का पता रहे। क्योंकि जब तक नहीं पकड़वाएंगे तब तक वो ये गलती करता रहेगा। क्योंकि जो वो अच्छा, क्योंकि दूसरी बार गलती नहीं करेगा। एक भी उत्तर सही नहीं है, इसका मतलब ए वालों को भी 0 मिलेगा। बी वाले तो 0 में थे ही, सी वाले 0 में थे ही, ए के भी सारे लोग गलत हैं। तो आपने ऑप्शन तो सही बताया लेकिन आपको पता नहीं कि ऑप्शन सही क्यों है, इसका मतलब आप अज्ञानी है।
एथिक्स में हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। मॉरलिटी की अपोजिट है, ये बात भी नहीं समझ में आई। वो तो वही बात हो गई कि अभी नहीं समझाएंगे, बाद में गलती करेंगे। वो सब वही बात है कि गलती करने से हम उसको रोकेंगे। समझाने से ज्यादा क्लास में बेइज्जती का असर पड़ेगा। वो भी वही बात है मोहिनी, तुम भी वही कह रहे हो कि सुधर जाएगा, गलती नहीं करेगा। ये उत्तर नहीं है। और विद्यार्थियों के साथ अन्याय होगा, ये फ्रिंज उत्तर है, लेकिन मूल उत्तर नहीं है। चलिए अब आप समझ गए। बड़ा सरल सवाल पूछा और एक भी उत्तर क्लास में नहीं मिला है मुझे अभी। इसका मतलब सही गलत की पहचान करना आसान नहीं है। अब जब मैं पढ़ाऊंगा ये टॉपिक तुमको, नैतिकता के सार में पढ़ाऊंगा, नैतिकता के आयाम में पढ़ाऊंगा, आगे कभी गलती नहीं करोगे सवाल में, तुरंत बता दोगे सवाल ये, और जस्टिफिकेशन के साथ बता दोगे। पता कर लोगे कि सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा, सवाल हल हो जाएगा। इसका मतलब बहुत सारे मनुष्य इसलिए अनैतिक काम करते हैं। अब एबी से छोड़ दो, अब निकल आओ, अब मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं। बहुत सारे मनुष्य इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उस सही को पहचान ही नहीं पाते। अब सुनो कुछ उदाहरण और सुनो, जल्दी जल्दी, छोटे छोटे उदाहरण, लंबा नहीं बनाऊंगा, छोटा बताऊंगा। ये बताओ, कोई आदमी अपनी जान देने के लिए किसी बात पे तैयार हो जाए, क्या सोच के तैयार होगा? सही बात के लिए दे रहा हूं कि गलत? क्या सोचेगा? सही बात के लिए। तो जितने आतंकवादी हैं जो फिदाइन बनके अपने आप को ब्लास्ट में उड़ा देते हैं, दूसरों को मार देते हैं, आईएल के आतंकवादी, इसको आईएस कहते हो, तालिबान के लड़ाके, क्या सोचते हो तालिबान के लड़ाके? क्या अनैतिक काम कर रहे हैं वो? किसी का सर काट दिया, क्या सोच के करते हैं? अनैतिक काम कर रहे हैं? नहीं। क्या समझते हैं? नैतिक काम किया। कोई आदमी अपनी जान को जोखिम में डाल के खुद कुछ हमला करने जा रहा है, तो कन्विंस है कि मैं सही काम कर रहा हूं, लेकिन हम तो कहते हैं आतंकवाद है। इसका मतलब उस आतंकवादी को लगता है कि जो कर रहा हूं नैतिक है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि अनैतिक है। इसका मतलब उस आतंकवादी को नैतिक अनैतिक की पहचान नहीं है। बहुत सारे लोग जब किसी अखलाक को, जुनैद को भीड़ में पीट कर मार दें कि गाय खाने का शक है, क्या सोच के मारते हैं? नैतिक काम कर रहे हैं। गाय हमारी मां है, उसके ऊपर कोई खतरा आएगा तो मार देंगे। ऐसा करने वालों के मन में कोई पश्चाताप नहीं होता, लेकिन दूसरे तमाम लोग कहते हैं कि इस तरह की मॉब लिंचिंग अनैतिक है। तुम किसी गांव में जाओ, कोई स्त्री सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के टहल रही हो, उससे कहो कि अपना सिंदूर पोंछ दो, मंगलसूत्र उतार दो, पिटाई कर देगी तुम्हारी, जान बचा के भागना पड़ेगा। तो उसको कहो कि शादी तो तुम्हारे पति की भी तुमसे हुई थी, वो सिंदूर क्यों नहीं लगाता है? शादी के बाद 2 मंगलसूत्र क्यों नहीं बना? एक उसी रात में पति ने पहना होता, एक पत्नी ने। पिटाई करेगी तुम्हारी। इसका तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि स्त्रियों के ऊपर सिंदूर, मंगलसूत्र जो ये थोप दिया गया, ये नैतिक नहीं है, लेकिन बहुत सारी स्त्रियां कहती हैं हमारी संस्कृति है। एक औरत बुर्का पहन के टहल रही है, हिजाब, उसको तुम समझाओ कि तुम भी अलग अलग परिधान पहना करो, क्यों अपने आप को कैद कर रही हो एक ड्रेस में? तुम्हारे ऊपर वो औरत भी नाराज हो सकती है, कहेगी मेरी मर्जी। बहुत लोग कहते हैं बुर्का हिजाब अनैतिक है, औरत कह रही नैतिक है। क्या है दुनिया में झगड़ा? दुनिया में झगड़ा इस बात का है, एक औरत को लगता है हिजाब बुर्का पहनना नैतिक है, दूसरे किसी को लगता है नैतिक है। एक औरत को लगता है सिंदूर मंगलसूत्र नैतिक है, दूसरे किसी को लगता है अनैतिक है। एक आतंकवादी को लगता है कि अपने धर्म के लिए लड़ना नैतिक है, दूसरे किसी को लगता है अनैतिक है। एक भीड़ में मार मार के किसी की हत्या कर देने वाले को लगता है कि नैतिक काम किया मैंने, दूसरे को लगता है अनैतिक किया। इसका मतलब है हम में से ज्यादा लोग नैतिक अनैतिक का निर्धारण अपने कल्चर से करते हैं, अपने धर्म से करते हैं। मुसलमान नैतिक अनैतिक का निर्धारण कर रहे हैं कुरान से, हिंदू गीता वेद से, कुछ लोग भारत की परंपरा से। तो उनको जो सिखा दिया गया, जो धर्म में जिसमें पैदा हुए, वो इस्लाम में पैदा हुए तो इस्लाम को सही मान लिया, हिंदू में पैदा हुए हिंदू को सही मान लिया। इस कारण से ज्यादा तरह से मनुष्यों के पास स्वतंत्र रूप से नैतिक अनैतिक की पहचान करने का कोई आधार नहीं। वो धर्म को नैतिकता का बराबर समानार्थी मान बैठे हैं, संस्कृति और नैतिकता को बराबर मान बैठे हैं, जो संस्कृति में सब नैतिक है। अरे ऐसा होता तो फिर तो संस्कृति में वर्ण व्यवस्था भी थी, संस्कृति में सती प्रथा भी थी, संस्कृति में बाल विवाह भी था, सब नैतिक होना चाहिए, सब नैतिक होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले तक सऊदी अरेबिया में औरतें गाड़ी नहीं चलाती थी, अकेले जा नहीं सकती थी। अब एमबीएस आया, वहां मोहम्मद बिन सलमान, औरतें गाड़ी भी चला रही हैं, अकेले जा भी सकती हैं। वही समाज कहता था नैतिक है, आज वो मान रहे नैतिक है। तो नैतिक अनैतिक है क्या? क्योंकि मैं तो किस समाज में पैदा होऊंगा, किसी संस्कृति में होऊंगा, और संस्कृति समाज का धर्म का मेरे ऊपर प्रभाव होगा। और अगर मैं अपने समाज धर्म संस्कृति से सब कुछ सही गलत समझूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास नैतिकता की पहचान करने का धर्म के अलावा कोई तरीका ही नहीं। इसलिए हम में से ज्यादा लोगों का दिमाग, वो हमारी सोसाइटी, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति ने क्या कर दिया है? कलर्ड कर दिया है। इस कारण से बहुत सारे मनुष्यों के पास स्वतंत्र रूप से क्या नैतिक है, इसकी पहचान करने का कोई फार्मूला, कोई आइडिया नहीं बचा है। हिंदू अलग दिमाग लगा के बैठे हम नैतिक हैं, मुसलमान अलग दिमाग लगा के बैठे हम नैतिक हैं, बौद्ध अलग दिमाग लगा के बैठे हम नैतिक हैं। इथिक्स एक साइंस के तौर पर क्या करना चाहेगा? कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट फार्मूला तलाशना चाहेगा जिसका संबंध इस्लाम से, हिंदुज्म से ना हो। उस फार्मूले को लगा के हम हिंदुज्म की जांच भी कर सकें, इस्लाम की जांच भी कर सकें। यही काम इसको क्या करना है? इस अज्ञान का
अंत किए बिना मनुष्यों को नैतिक बनाना संभव नहीं है। ठीक है, इस अज्ञान का अंत किए बिना मनुष्यों को नैतिक बनाना संभव नहीं है। तो कौन करेगा अज्ञान का अंत? यही करेगा तुम्हारा 2 यूनिट, यूनिट 1 प्लस यूनिट 5। यूनिट 1 प्लस यूनिट 5। यूनिट 1 में तुम पढ़ोगे नैतिकता का सार, नैतिकता के आयाम। नैतिकता के सार में तुम पढ़ोगे क्या चीज, जैसे कहा था ना चाकू का सार होता है काटना, सारे चाकू में काटने वाली चीज वह होती है। वैसे अगर मुझे कोई बता दे, सिखा दे कि सारी नैतिक चीजों में ये चीज कॉमन होती है, तो मैं ढूंढ लूंगा बुरका वाले में वो चीज है कि नहीं है। अगर बुरका में चीज नहीं होगी तो मैं कहूंगा बुरका अनैतिक है, वो चीज होगी तो मैं कहूंगा बुरका नैतिक है। नैतिकता का भी कोई सार होता होगा, जैसे चाकू का सार वैसे नैतिकता का सार। अनैतिकता का भी कोई सार होता होगा, वो चीज जहां पाई जाएगी वो अनैतिक हो जाएगा, नैतिकता का सार जहां पाई जाएगी वो चीज नैतिक हो जाएगी। तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक है नैतिकता का सार, एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे तो हम पता लगाएंगे कि वो कौन सी चीज है जिसके आने से सारे काम सारे निर्णय नैतिक बन जाते हैं, और वो कौन सी चीज है जिसके होने से काम निर्णय अनैतिक हो जाते हैं। सिंदूर मंगलसूत्र पहचानूंगा कि नैतिक वाला सार मौजूद है कि अनैतिक वाला, जो मौजूद होगा उसके आधार पर बता दूंगा कि नैतिक है कि नैतिक। गाय वाले में बता दूंगा, आतंकवाद वाले में बता दूंगा। तो मेरे पास धर्म से अलग, कल्चर से अलग एक समझ विकसित हो जाएगी। और इस नैतिकता के सार में आप कोई एक ही मॉडल नहीं पढ़ेंगे, 7 मॉडल पढ़ेंगे नैतिक अनैतिक पहचान के। उन मॉडल्स को अप्लाई करके आप नैतिक अनैतिक की पहचान करना जब सीख जाएंगे तो कम से कम अज्ञान के कारण ये ए बी ऑप्शन जो बता रहे थे ये नहीं करोगे। सीधा सीधा बता दोगे कि इसमें ए ऑप्शन होगा और इसलिए होगा। बुर्का हिजाब में सीधा बता दोगे कि ये सही है ये गलत है। सिंदूर मंगलसूत्र में बता दोगे ये सही है ये गलत है। गाय में बता दोगे ये सही है ये गलत है। ठीक है, इस तरीके से यूनिट 1 में नैतिकता के आयाम, नैतिकता का सार, नैतिकता के क्षेत्र, नैतिकता के बारे में जो पढ़ाई करनी है उससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ाना है। यूनिट 5 में क्या है? भारत और पश्चिम के महान दार्शनिक हैं, महान दार्शनिकों ने क्या किया है? नैतिक अनैतिक की पहचान करना सिखाया है। रॉल्स ने, कांत ने इसका फार्मूला बताया। तो उनको भी जब पढ़ेंगे तो नैतिक अनैतिक सीखेंगे। इस मतलब यूनिट 1 और यूनिट 5 का बड़ा हिस्सा तुम्हारे नैतिक ज्ञान की वृद्धि के लिए। जितना हम ऐसे यूनिट पढ़ते, ऐसे मॉडल पढ़ते जाएंगे उतनी हमारी नैतिक अनैतिक की पहचान करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, हमारा अज्ञान कम होता जाएगा। इससे माना जाता है कि अगर कोई अज्ञान के कारण अनैतिक हो रहा था, उसको पता ही नहीं था, उसको लगता था हमारे धर्म की किताब में लिखा है इसलिए नैतिक है, वो समझ जाएगा कि हमारे धर्म की सारी बात भी नैतिक नहीं है। अब उसके बाद भी समस्याएं हल नहीं होगा। ये पहला कारण था। यही आज हम लोग रुकेंगे। कल इससे आगे की पढ़ाई करते हुए हम लोग नैतिक अनैतिक मनुष्य क्यों बनता है उसके और कारणों को समझेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना कि मैं जब पढ़ाऊंगा तुमको अच्छा न लगे तुम चले जाया करो। एक दिन चेतावनी दी थी, तुमको लगा था चेतावनी सिर्फ खोखली है, नहीं ऐसा होगा। जिस दिन मेरा मन होगा कि अभी खत्म नहीं हुई कोई बात आगे तक चला जाऊंगा, उसका तरीका क्या होता है? छोड़ के चले जाना, थैंक यू बोल के चले जाना। आज यहां तक पढ़ा, आगे की क्लास में से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्ते, शुक्रिया।